असोड़ा गांव के मेरे बुजुर्गों और मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्ते, हाथ जोड़ कर प्रणाम। देखो, आज का जो टाइम है बहुत मैं इसको थोड़ा सा संकट का समय मानता हूँ। पता नहीं हम लोगों को समझ में कितना आएगा और कितना नहीं आएगा, और आप उस नजरिए से देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे। जिस नजरिए से मैं देख पा रहा हूं ये तो समय बताएगा। लेकिन बड़े बुजुर्ग और मेरे दादाजी कहा करते कि भाई जब बरसात का इंतजाम करना हो, भाई किश्ती बनानी हो, जो अपने ढूंढ है उनमें माटी मुट्टी बिछानी हो ऊपर छात पे, पहले तो कच्ची छात होया करती, तो वो कहा करते बरसात आने तो पहले करना होया करे इंतजाम। बरसात आए पाछे अगर नाव बनाना चालोगे या उसके बाद अगर इंतजाम करना चालोगे तो फिर कुछ नहीं बनेगा, फिर बात नहीं बनेगी। तो इसका मतलब टाइम आने तक पहले हम तो कुछ सोच लेंगे तो शायद अगली आने वाली पीढ़ी बचा लेंगे। और जब न्यू देखा कि जब टाइम आओगा तो देखी जाएगी, तो भाई वो तो आप पहले से कर ध्यान लाग रहे हैं। मेरे ख्याल से न्यू में चल रहा है। मैं जब कुछ दिन पहले अपने गांव में जाया करता और जिक्र कर लिया करता कई बार, एक आधा भाई होंदा, मोटरसाइकिल खड़ी है, समर्सिबल चल रहा है, उसमें पूरा पानी मार रहा है, फिर समर्सिबल चल रहा है, न्यू नाली में जान लाग रहा है, वो उस पर साबुन दान लाग रहा है, फिर उन्हें ठा के वो करन लाग रहा है, फिर मस्ती निकाल रहा है। बोले इतना पानी जो खराब करन लाग रहा, इसका के बनेगा जो अगली तेरी आगे औलाद हम लोग जाके खाकर के रखेगा। अरे जो 30-30 फुट पे 20-20 फुट पे खड़े हुआ करते वहीं 100-100 फुट पे 200-200 फुट पे जा लिए, तो तेरी जो औलाद होंगे उनका क्या हाल होगा? तो समझ नहीं रहा। ने बोला जी है इतना तो जानते देखी जाएगी, आगे आगे देखेंगे। तो वह जो अगले आगे देखेंगे जाड़ी वह जो नियत है, तो भाई फिर तो आप भी कुछ नहीं कर सकते, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। दूसरी बात, किसान आंदोलन चल रहा है 10.5 महीने हो लिए और मेरे ख्याल से 11 महीने हो जाएंगे। कई हमारे बुजुर्ग इसे हैं, मेरे काका ताऊ, उन नहीं किसान के कानून में के बुरा है नहीं बेरा। आप कितने चले भी जाओ, जब बूझ भी ले तो नहीं बता पाते। लेकिन मेरे एक बात मैं क्या करूं, हमारे जो बूढ़े हैं ना, उनकी एक खास बात है कि जब उनके बालक की गेल कोई उसका डब्बी आंदा हो घरा, तो घरा जब वो आओगा उसके हालचाल ने, उसके चाल डालने, उसकी बोल चाल ने देख के वो न्यू बता दिया करे अभी वो खानदानी आदमी है कि निकम्मा आदमी है। उन्हें उसके करतूत नहीं देखे होंगे, लेकिन अपने छोरे न्यू कह दिया भाई इस छोरे तो बच करी है तेरा डब्बी कौन सा डब्बी ले रहा है कोई। और आखिर में फिर कुछ साल बाद में दादा तने क्यों कर बेरा था भाई, तो जरूर भाई ये चीज आ रहा है। तो इन कानूनों में के बुरा है, इस पर तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, शिषपाल भाई ने पूछ लियो, उसमें एक चीज मैंने कितनी डिटेल में बता रखी है। मेरे ख्याल से उनका तो डिस्कशन का कोई फायदा नहीं, बस आपके मोबाइल को भेज देंगे, पूरी 1.25 घंटे की है। 1.25 घंटे में आपने कति एक चीज पे लग जाओ कि आपकी औलाद की गुलामी के ऊपर पक्की तय होने लग रही है, कति पक्की तय है इन बिला तय, इन कानून तय। दूसरी बात जो शिषपाल जी ने बोला कि मैं एक्टिविस्ट के तौर पर काम करता हूं, मैं एक्टिविस्ट नहीं हूं, बेसिकली मैं टीचर हूं। मैं इसको थोड़ा दुरुस्त कर रहा हूं। मैं हूं एक टीचर, सरकारी टीचर था। सरकारी स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते जितना हंगा मेरा लाया जाओ था उतना मैंने लगाया, बहुत बढ़िया रिजल्ट भी आए। जहां जहां रहा वहां के लोगों ने, वहां के बच्चों की जिंदगियों में बदलाव भी आए। लेकिन एक चीज समझ में आई कि जो टेक्निक मेरे पास थी, जो तकनीक थी, जो रिसर्च मेरे पास थी, उस रिसर्च का फायदा समाज को नहीं मिल रहा था मेरी नौकरी करने से। मेरी नौकरी का सबसे बड़ा नुकसान ये था कि मैं सारा दिन अगर मैं तड़के से लेकर सांझ तक स्कूल में काम करने लग रहा हूँ, सांझ में अपने बालकान देख रहा हूँ, तो समाज के अंदर जाके मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर इसीलिए मैंने 2012 में जो है नौकरी छोड़ दी थी। उसका मकसद था कि मैं ये साबित करना चाह रहा था कि हर एक बालक के पास कोई न कोई टैलेंट पक्का होया करे। भाई मैं पैदा कर दिया परमात्मा ने, जब मैं पैदा हो, जब बालक छोटा हो, जब तो उसके घर के उसने कहा परमात्मा की देन है बालक, मानते होंगे आप लोग।
भगवान का दूसरा रूप क्या है बालका ने? भगवान का वो रूप जब बड़ा हुआ है तो वो निकम्मा क्यों कर हो जाए? वो जो बालक होंदे हुए जब जिन्हें आप भगवान का रूप कहा, वो जो जो बड़ा होता जावे, जो उसके ऊपर निकम्मेपन का ठप्पा लगता जावे। और आज जो गांव का इतिहास, जो आज गांव का हालात देख लोगे आप, तो आज ये हालत है कि जय आपके गांव में मान लो 4000 जनसंख्या हो, तो उसमें तो 2000 तो ऊपर तो जवान बालक हैं, और 2000 के माँ बाप उन रोज एक बर्तन निकम्मा कह ले हैं कि वो कुछ नहीं करता, कुछ कर ले तना कुछ पानता नहीं। अरे नुका मैं क्या करूं, मैंने बताओ क्यों जी? अरे इतना गए ये तो उन बालका की है जो जवान बालक हैं, जो ये छोटे हैं, इन खातर और अपना बना लाग रहे को बच्चे इन निराह मिला बैठने की जानना है समाज में, तो इनका क्या करांगे आप? और जो पैदा करने लाग रहे हैं जमीन खूड में तो कम होते जान लाग रहे, बढ़ते 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 किसी का 1.5 किला, किसी का 1.25 किला, किसी का 1.5 किला यो रह गया। नौकरियां पहले से घटती जान लाग रही, जनसंख्या बढ़ती जान लाग रही, खर्चे बढ़ते जान लाग रहे, तो आखिर में जाकर आप आखिर टिकांगे? आखिर में तो फिर एक ही रास्ता बचेगा कि भाई जिस पर गणा हंगा है वो मारकाट में जाकर लूट लो जितना लूटा जा, और तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा भाई जो कर प्यार था अपना समाज पहले रहा करता, वो प्यार ही बना रहा है कि हाँ जी भाई इसके अगर इस देखो, अगर समाज के अंदर फैली हुई बीमारियां या समाज में फैल रही गलत चीजों का अगर अपन निवारण करना है, अगर वह दूर करनी है, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो उनका पता होना चाहिए अपन। क्यों जी भाई? जब बेरा होगा जब तो आप उन्हें दूर कराएंगे कि यह समस्या भाई हमारे को पता भी नहीं चलता और हमारी मती मार ली जाती है। आपने बेरा भी नहीं चलता और हमारा नाश हमारी आंखें आगे करा जावे, अरे भी होने लग रहा, वो मैं बताऊंगा क्यों करें किस चीज। इसीलिए मेरे को आप लोगों के बीच आना पड़ता है, इसीलिए आपको ये बताने के लिए, क्योंकि आपको अगर मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखता हूँ, मैं लिखे हुए न मिटाते हैं, मैं कुछ वीडियो बना के डाल हूँ वो उन्हें डिलीट करते हैं, मीडिया चैनल है मैं सारे के सारे खरीद रखे हैं, दूसरे और चैनल और कोई बोले नहीं जो हमारे लिए बोला करते। आप देख लो पिछले 7 सालों तक एक भी जनता का लीडर हो जो आपकी बात करता हो, तो एक भी लीडर हो, एक भी पत्रकार हो, एक भी मास्टर हो, एक भी हेडमास्टर हो, कोई भी आदमी सरपंच से लेकर के मेंबर तक एक भी आदमी अगर आपकी बात करता हो, तो बात करें सरकार की, बात करेंगे देश की, देश की बात करेंगे देश की। मैं जो क्या करूं भाई, मनसा का नाश करके देश कितना बचेगा भाई? भाई मनसा दे तो देश है, हमारे जीव जंतु पौधे पक्षी खेत माटी और इंसान, इन बालक इनने से देश बना कर, जब इनका नाश हो गया तो देश की तरक्की क्यों करोगी भाई? ये तो संभव ही नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं, ये तो मतलब वो खाम खाई की बात है। तो वो चीज तो वो चीज आपको बताने के लिए आपके बीच आना पड़े भाई। अगर आप 1985 तक पहले की बात करो, 85 से पहले महाराज जो बूढ़े थे वो जब खेत क्यार में जाया करते, तो अपने बलद ने मतलब मैंने अपनी आंखा देखा है कि अपने बलद के हाथ ला के कहा करते ले भाई राम का नाम। क्यों जी? राम कोई मिल जाओ, राम राम भाई, राम राम भाई, जय राम जी की। यो आया 1985 में टेलीविजन में रामायण आनी शुरू हुई, आपने देखा हो है ना? उस रामायण में ये जो बालक है, जो मेरी उम्र के बालक हैं, ये उस टाइम पे 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं में पढ़ते होंगे, और उस टाइम पूरे गांव के गांव इकट्ठे हो जाया करते, जिसके भी टीवी टेलीविजन आ करता, वो गांव के गांव इकट्ठे होकर सारा नु देखा करते। और मन ने उस टाइम पे एक चीज देखी थी, एक नारा आया था नया, जय श्री राम का। जय श्री राम के नारे की गिला हम छोटे छोटे बालक बुकी चढ़ के और वो कैंची ले गए सत उठ की और दूसरे तलवार की डाले मारा करते।
याद है? नकल करके वह जो जय श्री राम का नारा बाड़ा कितने ही आ लिया, वो आप सारे मेरा लाग लिया भाई। 85 में रामायण आई, फिर 86 तई हुआ चाली, 87 में महाभारत आ गई, 88 तई हुआ चाली, 88 के बाद फिर श्री कृष्ण आया, और 90 में लाल कृष्ण आडवाणी अपनी रथ यात्रा लेकर चाल पड़ा, और 92 में बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई। और वो नारा था बाबरी मस्जिद ने तोड़ने वाला का एक ही नारा था, जय श्री राम। और वो नारा पहली बार आपने टेलीविजन पर सुना था। मैं उन्हें क्यों गया 85 में, क्यों गया? क्योंकि टेलीविजन के ऊपर बकायदा एक आदमी का नाम लेने लग रहा हूं, बिल गेट्स फाउंडेशन, उससे पहले रॉकफेलर फाउंडेशन और रॉथस्चाइल्ड फाउंडेशन। इन 3 आदमियों का नाम याद रख लोगे तो आपने मेरा लाग जाओगा, आपके बच्चों की जिंदगी अब किन के हाथ में है। उसका बकायदा माइंड कंट्रोल सिस्टम के ऊपर पेटेंट है। पेटेंट समझते हो? जो भी स्क्रीन के अंदर आपने देखा, हाँ, वह चीज अपने माइंड को कंट्रोल करने के काम करती है बकायदा। यानी जो टेलीविजन लाया गया था उसका मकसद था लोगों को वो सूचनाएं देना जिससे वो अपने मन चाहे रास्ते पर ले जाएं। आज अड़े बैठा एक भी बुढ़ा मेरी बात है उसने काटेगा नहीं जब मैं न्यू गए जो टेलीविजन ने बालक खराब करे। क्यों जी? मानना आपा भाई अपने गांव की सभ्यता नहीं थी वह जो टेलीविजन ने दिखाई। हमारे गांव में उस तरीके से हमारा गांव का आदमी उसे डालते ना जी उठा जिस डालते उन्हें जीना सिखाए, चाहे वो बोलने का तरीका हो, चाहे ड्रग्स लेनी सिखाई हो, चाहे पिस्टल चलानी सिखाई हो, चाहे तेज कार चलानी सिखाई हो, चाहे फैशन सिखाया हो, चाहे आधे जिसे कपड़े पार करने उधर डांस करना सिखाया हो, चाहे अपने माँ बाबू आके उल्टा बोलना सिखाया हो, अच्छे में सारी चीजों ये सारी इससे चीज ने तो सिखाई। और जिस बालक ने न्यू समझ नहीं है कि इसमें काटना के है, तो वो तो भाई रावण का जो किडनैपिंग का स्टाइल है वो उसने भी करेगा। भाई रावण ने किसी की लुगाई ठा ली, वो तो उन्हें भी नहीं सोचेगा मैं ठा लिया करें कोई बात नहीं है। उसके लिए उन्हें थोड़ा बेरा छोटे बालक ने गलत है सही है, वो बड़ा हो गया कितना बड़ा किडनैपर बनाया तो ये थोड़ी पता है। तो टेलीविजन ने अपने को पहले तो माइंड कंट्रोल करना शुरू करा, और फिर इसके बाद आपने जब उन्हें देखा कि वाकई में लोगों के घर में अगर टेलीविजन है तो वो अपना टाइम भी बढ़िया खराब करने लग रहा है, अपनी सोच ने भी खराब करने लग रहा है, वो पढ़ाई से भी दूर होता जाने लग रहा है, वो परिवार से भी दूर हो रहा है, और वो समाज से भी दूर हो रहा है। तो उन ऐसा इंतजाम कर दिया कि जो टेलीविजन में आवे वो एक एक आदमी की गोद में आ जाए, ताकि वो एक चीज जो उन्हें करनी है वो उनका हाथ में हो जावे, चाहे वह घर बैठे हो चाहे ना बैठे हो चाहे कितने भी हो। ये टेक्नोलॉजी जो आज आप इस्तेमाल करने लग रहे हैं 1968 की बनी ओढ़ है। कदे आपने न्यू लगता हो अब ये मोबाइल आज बने हैं तो ये 1968 के बने ओढ़ हैं। ये टेक्नोलॉजी उस टाइम पे देखे गए हैं। ये टेक्नोलॉजी 2012 से पहले की जो बड़ी जो स्टार वार जैसी वो हैं सीरीज हैं, उससे पहले वाली मतलब ये यूज होते इस्तेमाल करे हुए देखे जावे हैं, लेकिन आप तक वह चीज पहुंचे बोले। अब एक तरफ तो हमारे बालक जो है वर्ड लगा दिए माइंड कंट्रोल वाले अपने सिस्टम और अपने गेम की तरफ, दूसरा रास्ता खेला था ना 1971 में। 1971 में आपको याद हो हरित क्रांति की दूसरी वेव आई थी। हरित क्रांति बहुत हरित क्रांति के नाम पे हम लोगों को बीज दिए गए थे नए उन्नत बीज कह और हमें ये कहा गया था कि जो आपके परंपरागत बीज हैं पुराने वाले वो बोओगे तो यो रेट आओगा, ये बोओगे और या खाद डालोगे और ये फर्टिलाइजर डालोगे तो इसका रेट यो मिलेगा। और जिस पे धन होने लग गया उसने अपने साधन की चीज खरीदने लगी, जिसके साधन की चीज होने लगी उसने तारीफ मिलने लगी। जब तारीफ मिलने लगी तो जिन पे नहीं था फिर उन्हें भी उसे दिशा में काम करना शुरू कर दिया। उन्हें सोचा बस रुपया तय जिंदगी बढ़िया बना करे, तो फिर आदमी चलना शुरू होया, जमींदार भी चलना शुरू होया फिर रुपये का पक्ष है कि भाई छोरा टेलीविजन का पक्ष है,
बापू रुपया का बादशाह है। अब इन दोनों को अलग अलग कैसे करा जाए, समाज से समाज को कैसे तोड़ा जाए। उस दौर के समाज के बात करो 80 के 90 के दशक की, उस समाज के अंदर आपा मेरे ख्याल से सारा का सारा गांव आपस में रड़ मिट के खा लिया करता। हमारे डांगर भी खा लिया करे थे, हम भी छक लिया करे थे, और फिर भी को करा कोई गेस्ट आ गया, कोई और भंडारा हो गया, कोई किसी का मेरे ख्याल कमी नहीं पड़ी थी। ना कोई दुखी था, ना कोई ऐसा माड़ा हालत था देश का, ना समाज बटा हुआ था। कोई आदमी, कोई बालक कोई गलती कर दिया करता तो गांव के आदमी, पंचायती लोग बैठ के फैसला कर दिया करते, भाई इस बालक ने गलती कर दी, या गलती बाकी बालक ना करें तो इसका एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। तो धीरे धीरे हम लोगों को उधर से पैसे के साथ जोड़ करके इधर से हमारा चालू कर दिया पेस्टिसाइड का बिजनेस। आपको एक बात, आपने ये नाम सुना है, किस किसने सुना है रॉकफेलर का नाम? आपने भी पे सुना जी? आपने भी पे सुना है? इसे दौरान में मैं आपको एक चीज बताता हूं, या चीज अपने दिमाग में इसलिए जरूरी है बताना ये, ताकि ये तस्वीर समझ में आवे। जो आज आपके शरीर में जो टीका जान लग रहा है, इसके जरिए आपके शरीर में के जान लग रहा है, इस बात का पता तभी चलेगा जब आपको इन तीनों फैमिलीज का, जो मैंने 3 फैमिली बोली है, ये तो 3 मैंने मोटी मोटी बताई है, पूरी बात बताने खातर तो 5-7 घंटे चाहिए, वो मार दौरे नहीं है, समझे नहीं? तो आपा फिर इसके बाद आखिर में आपा अपने गांव ने के ऊपर बचाओ, इस पे भी चर्चा कराएंगे। तो रॉकफेलर फैमिली है, रॉथस्चाइल्ड फैमिली है और गेट्स फाउंडेशन है, ये 3 तो याद रह जाएंगे महाराज। रॉकफेलर फाउंडेशन और रॉथस्चाइल्ड फाउंडेशन, ये 2 फाउंडेशन ने हरित क्रांति की नींव रखी थी पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में। सिर्फ ये जो रॉकफेलर इस टाइम पे है, डेविड रॉकफेलर, इसके बाप ने, इससे पहले बहुत, ये भी बूढ़ा हो रहा है, तो इसका बाप ने उस टाइम पे रखी थी। आपको ये बात सोच के हैरानी होगी अभी जब पता चलेगा कि पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनियां, उसका मालिक है पूरी दुनिया में रॉकफेलर। और जितनी भी दवाइयां आपा ने खाई हैं हरित क्रांति के बाद, उन दवाइयों ने बनाने वाला बिग फार्मा भी रॉकफेलर। यानी कि जो पेस्टिसाइड देने लग रहे हैं, उसके भी रुपये उससे देने लग रहे हैं, और उन पेस्टिसाइड की वजह से जो हमारे बीमारी हुए हैं, हार्ट अटैक, बीपी, जो ये ब्लड प्रेशर के साथ साथ शुगर, जो ब्रेन हेमरेज, और जो ये ऑन लगी है हमारे बीमारियां, जो पहले कदे भी नहीं थी काम के आदमी के। हमारे तो कान में दर्द हो जाया करता, तो हमारी माँ फेंकाओ करके दूध डाल दिया तड़के थी, ठीक हो जाया करते हैं। सरसों का तेल गर्म करके डाल दिया करते, 1 बूंद, उसमें ठीक हो जाया करते हम तो। लेकिन जब हर बात के बाद जब एक बात आने लगी कि ज्यादा अगर आपको तकलीफ, मतलब थोड़ी सी भी कुछ भी होंगे, डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर के पास जाएं। बड़े डॉक्टर तो जाओ आप शहर में, सारे गए होंगे जरूर, खुद गए होंगे, नहीं किसी ने लेके गए होंगे। डॉक्टर का तरीका बताऊं मैं आपने, आप जाओगे डॉक्टर की कहोगे, डॉक्टर साहब मेरे न्यू करके यहाँ ये समस्या है। पहले नंबर पे तो ज्यादा चांस है कि वो आपके लिए घने सारे टेस्ट लिख देगा। टेस्ट नहीं लिखेगा, या टेस्ट ले भी आओगे आप, रिपोर्ट भी ले आओगे, तो अगला नंबर पे क्या होगा, वो आपने क्या कहेगा, बोले ये दवाई खा के देख, 3-4 दिन खा के देख, और जरा आराम हो फिर बताइए, नहीं तो फिर आ जाए। यानी वो ड्रग पुशर का काम करने लग रहा है, ड्रग पुशर, यानी आंधे के साथ दवाई के ऊपर निर्भर करने लग रहा है आपने। और उन दवाइयों का मालिक कौन? वो रॉकफेलर। इस रॉकफेलर का संबंध आपको इस टीके से भी जोड़ कर दिखाऊंगा, इन खेती के कानूनों से भी जोड़ के सिखाऊंगा, और इसका एक तीसरा पार्टनर है बिल गेट्स। हरित क्रांति इसलिए जरूरी है जिक्र करना कि आज जो खेती के कानून है ये हरित क्रांति की ही बदौलत लागू हो रहे हैं। उन लोगों ने क्या किया, 2006 में जिस वक्त यूपीए की सरकार थी, सोनिया गांधी प्रेसिडेंट थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते, उस टाइम पे अपने देश के अंदर एक
गैर कानूनी संस्था लेके आए जिसका नाम था PHFI, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। PHFI का काम था देश के अंदर PPP मॉडल लाना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब है कि भाई सरकारी तंत्रों के अंदर प्राइवेट आदमी बिठाने हैं कि वह आदमी बताओगे कि सरकार ने करना क्या है। यानी सरकार के अंदर प्राइवेट कंपनियों के आदमी घुसाने का गैर कानूनी तरीका था PPP और PHFI। और उसका नतीजा ये निकला कि आज के टाइम पे चाहे आपके इलेक्शन हो, चाहे आपका पढ़ाई हो, दोनों चीजें इतनी महंगी हो चुकी हैं कि सिर्फ वो बड़े कॉर्पोरेट ही संभाल सकते हैं। आज जो MLA का इलेक्शन लड़ना हो तो उन्हें इतना रुपया चाहिए है इलेक्शन लड़ने खातर, जिसको अफोर्ड आप आम आदमी नहीं कर पाएगा, वो वही करेंगे। तो जो आदमी इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा देगा, पॉलिसी फिर उसी के लिए तो बनेगी। भाई अगर सरपंच, मान लो आप अपने गांव का एग्जाम्पल ला लो, 4000 रुपये मिले हैं सरपंच ने, ठीक है जी। तो 4000 अगर सरपंच ने मिलेंगे, साल का हो गया उसका 48,000, और 5 साल के हो गए उसके 2.5 लाख रुपये। जिस सरपंच ने 5 साल की सरपंची में 2.5 लाख रुपया मिलना है, वो सरपंच जब 2.5 लाख से 1 रुपया भी फालतू खर्च करे है तो वो आपके रुपया में तो पूरा करेगा, गद्दे कौन करेगा? हरियाणा तो सरपंची में 20-20 लाख, 30-30 लाख, 1 करोड़ रुपये ऐसे गांव भी है जितना रुपया खर्च हुआ है। तो जो आदमी इलेक्शन में रुपया खर्च करेगा वो आदमी हमारे लिए तो कुछ कर ही नहीं सकता, उसकी मजबूरी है। क्यों ना उन्हें रुपये पूरे करने पड़ेंगे, रुपये पूरे करने पड़ेंगे तो वो बोल नहीं सकता, क्योंकि ठगी कर ली तो फिर जो अफसर है वो उन्हें कह देगा 1 मिनट पहले। ये कारण है कि पिछले 7 सालों से इस सरकार ने इतना बढ़िया इंतजाम कर रखा है कि मजाल एक भी सरपंच बोल दे लोगों के अंदर। पब्लिक के लिए एक सरपंच की बोलने की औकात नहीं रही, क्योंकि सरपंच सारे के सारे न्यूए बनते थे। जिस गांव ने सरपंच अपने बना रखे हैं उसका सरपंच उस गांव की बराबर में खड़ा पाओगा, और जिस गांव ने सरपंच रुपये खर्च करके बन रहा है वो सरपंच आज खेती के कानून में सबका गांव एक कहना है, सरपंच एक कहना है। सबका गांव के इनकी क्या नुकसान है और सरपंच नु कहना लुभाओ, क्यों? वो तो वो भाषा बोल रहा है, नहीं बोलेगा तो उन्हें लपेट देंगे, तो उन्हें गपले कर रखे हैं। तो या अपन ने अपनी जड़ अपने आप को खोद रखी है। फिर हमने अपनी जड़ खोदने का दूसरे नंबर पे काम कराया था जिस दिन गांव के जमींदार ने अपने बालक से यूं कहना शुरू करा था कि भाई आड़े कुछ नहीं धरा, कुछ पढ़ ले और गांव में लग जा। गांव में कुछ नहीं धरा, मेरे ख्याल से कोई घर बच रहा होगा जिसने अपने बालक का लाइन ना बोली हो आज के टाइम पर कि गांव में कुछ नहीं धरा। जब आपने एक और बात होया करा, जो अपना गांव का आदमी क्या अगर अपने बालक ने बोले डांगरा तो मैं प्यालाऊंगा तू तो पढ़ ले, खेत में तो मैं चला जाऊंगा तू तो पढ़ ले, यो तो काम मैं कर लूंगा तू तो पढ़ ले। फिर वो बाबूजी जब रोज की रोज यूं देखने लग रहा कि ये काम तो जो है हम खाई के हैं और मैं जो काम करने लग रहा हूं वो बड़ा काम है, फिर वो बड़ा होकर क्यों आपकी मदद करेगा भाई? क्यों गांव की मदद करेगा? गांव ने उस बालक खातर कुछ करे हो तो गांव की मदद करे। एक जो कर आजकल लोग कहते हैं बोला जी बालक सुन दे को नहीं, मैं कहा पहले क्यों फिर सुन लिया कर दे भाई। आज तक जो मैं जिस दौर की मैं बात बताऊं उस टाइम पर मेरा याद है साझ होगी घरा नहीं पहुंचा, मेरी मां ने कभी टेंशन नहीं थी भाई छोरा की तो होगा, उन्हें न्यू बेटा था क्या पड़ोसियां का होगा, क्या कता हुआ क्या किसी का होगा, जिद होगा रोटियां के टाइम पर रोटी मिले जाएगी, कोई टेंशन नहीं। वही टेंशन आ रही थी, अरे उन्हें सोने जगह भी मिल जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, तड़के उठा आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं होया करता भाई। तो हम थे, हम सो जाया करते अपने का कता हुआ किसी के जिद भी बैठे सामने बैठे हैं, बुढ़िया बैठे सामने चले गए, उन्हें जाकर खा कर सो गए, कभी टेंशन नहीं हुई। तो जो हमारा काका ताऊ मारती रोटी भी दे दिया करता, हमने सोने जगह भी दे दिया करता, वो तड़के उठ के हमारी गलती में थप्पड़ भी मार दिया करता, कभी टेंशन नहीं थी हमारे घर के ने भाई। जब करन लग रहा है तो करना। ईब का कता हुआ क्या हाल हो गया कि जब घर में 2 सगी बाण भी हो, 2 सगी बाण भी जाओ ना घर में, और उनके दोनों के बालक एक के क्लास में पढ़ते हो और एक के नंबर घाट आ जावे,
तो दूसरे कमरे में जानते हैं और उसकी माँ उस बालक ने कहेगी, क्या तो बेटा तेरे कम क्या था, देखिए तेरे भाई के तेरे बेटे के इतने फालतू नंबर आ तेरे पे, हमारे में कोई कमी रहेगी। मतलब वो ज्यादा नंबर लेने वाले बालक ने बढ़िया मानना शुरू कर दिया और कम नंबर लेने वाले ने कमजोर कहना शुरू कर दिया। और फिर कह दिया तो भाई इस देश में या इस धरती पर या दुनिया में सारा गुजारा नहीं होगा कम नंबरा में। नंबरा के ऊपर जिंदगी आधारित बना दी। इव एक कॉमन सेंस की बात है, कति सीधी दिखती बात। मैंने एक बात बता दो, 40 बालक हैं एक क्लास में, 40 बालक हैं, 40 के 40 जब मान लो 100 मत 100 नंबर ले ले, जो इंग्लैंड भी लाग रहे आजकल, फिर मातो और इंतजाम है उन बच्चा का, बताओ जी। हाँ जी, तो फिर इन नंबरों का आप करेंगे कि ये नंबर जब एक अपने घर में सगे बाण भाई में भी लड़ाई बजा सके हैं, जब ये नंबर झगड़ा करवा सके हैं आपस में बालकों का, तो ये नंबर पूरे समाज का क्या हाल कर रहे होंगे, कुकर तोड़ रहे होंगे, आपने अंदाजा है इस बात का। और ये खेल किसने चालू करा? उन लोगों ने। होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि भाई स्कूल में बालक बढ़ते ही मास्टर ने बेरा हो कि इस बालक पे यो टैलेंट है, इसमें यो हुनर है, इसके हुनर ने काम के स्कूल में तो तराश लेंगे भाई, और इसने इस हुनर के रुपये के ऊपर कमाने इससे यो भी बता देंगे भाई, जिंदगी में खुश भी रहे और हर एक बालक ने अपने अपने टैलेंट के हिसाब से जीने का मौका भी मिल जाए और उसने अपनी जिंदगी काटने का मौका भी मिल जाए। लेकिन हो क्या रहा कि सारे के सारे माँ बाप, सारे के सारे मास्टर, सारे के सारे बड़का पे एक के जोर ला रहे हैं, नंबर लाओ नंबर लाओ नंबर लाओ, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, कंपटीशन दो कंपटीशन दो कंपटीशन दो। भाई जब 20 लाख फार्म भर दिए और मैं चपड़ासी वाला पेपर सब तक बड़ी भर्ती अपने हरियाणा में हुई थी, 18,000 भर्ती चपड़ासी लाए थे 18,000। उन खातर फार्म आए थे 22 लाख, 22 लाख फार्म आए थे। भाई मैंने नहीं बता दो जब सारे बड़का के कति फुल बेटा फुल नंबर आ जाए, जब 18,000 तो फालतू बड़क लाग सकेंगे? नहीं लाग सकते। जब 18 के 18,000 जर्नल के लाग जा तो सारे जर्नल के लाग जाएंगे। जब 18 के 18 रिजर्वेशन वाले लाग जा तो रिजर्वेशन वाले लाग जाएंगे सारे, वे भी नहीं लागे। इसका मतलब क्या होया कि रिजर्वेशन ये भी एक प्रोपेगेंडा है समाज को तोड़ने का। क्यों जी? ये नंबर और यो कंपटीशन यो भी प्रोपेगेंडा है समाज को तोड़ने का। अगर ये ना हो तो आपस में एक बालक दूसरे बालक तक कदे नहीं खिंचाए, एक माँ बाप कदे नहीं सोचे कि मेरा बालक आगे लगना चाहिए। भाई जब आड़े की बात ले लो, आड़े ले लो, आप सोचने बैठे मान लो हमारा सोया का एक एक बालक है, हम लोग कह जा बोला भाई सारे सोचने आपस में सलाह कर लो कि भाई कुल से 10 बालक नौकरी लागेंगे, लाओ हिसाब कुल से लाओगे। हाँ जी कर लोगे, नतीजा काट लेकर जाओ। हर एक आदमी ने सोचा कि मेरा लगना चाहिए, चाहे इसका तो पड़ोसी का कुछ हो जाओ। और तू मेरा 100 में चाहे 10 लगने तो 90 तो रहने हैं। वो 90 के 90 नु कहेंगे कि हमारा बालक खो दिया, इन रात 12 का बंद कर दे, यो ना होता तो मारा लगेगा। यो खेल अपन अपने नेता के पीछे भाजन का खेल शुरू करा, अपन रुपया में नौकरी का खेल शुरू करा। इन्हें देखा पहले भाई जब रोडवेज की हड़ताल हुई 2018 में, रोडवेज की हड़ताल में इन्हें क्या करा, जो रेगुलर एम्प्लॉय थे उनको कर दिया सस्पेंड और इन्हें ठेके पर नए भर्ती करने शुरू कर दिए। और जुड़ से आदमी सरकार के खिलाफत में खड़े थे वो भी जाके फिर हाथ जोड़ने लगे, बोला जी मारे ठेके पे ला लो, डीसी रेट पे ला लो, मारे क्यूकरी ढोक पे ला लो, क्यूकरी कॉन्ट्रैक्ट टुकड़े ला लो। क्यों जी? इन्हें देखा भाई तो बढ़िया काम है। जब 1-1 लाख वाली तनख्वाह जो 50-50 हजार तनख्वाह लेने लग रहे उनकी जगह जब 10-10 हजार में लोग खड़े हैं, क्या जरूरत जा रही है? करो इन डिपार्टमेंट बंद। भाई डिपार्टमेंट बंद क्यों करे हैं? रेलवे बंद करा, खेल, भेल, सेल, LIC, BSNL, रेलवे, डाकखाना और स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, ये सारे एयरपोर्ट, हाईवे और मतलब स्टेशन तक बेच दिए। ये क्यों बेचे? क्योंकि अगर ये सरकार के रहते हैं तो सरकारी कर्मचारी लाने पड़ेंगे, सरकारी कर्मचारी लाने पड़ेंगे तो उसके बाद
सरकार को हिलाने की ताकत जनता में रहेगी। रेलवे की एक दिन की हड़ताल सांस उखाड़ दिया करती सरकार की, मास्टरों की एक दिन की हड़ताल सांस उखाड़ दिया करती, डाकखाना एक दिन बंद हो जाओ, रोडवेज एक दिन बंद हो जाओ, सार भीड़ आ जाया करती सरकार के। इन बड़े शातिराना तरीके से वह जो ताकत लोगों के पास थी वह ताकत खत्म करने के लिए इन्होंने सिस्टम खत्म करा। लोगों को लगता है कि सुविधा बढ़िया देने के लिए कर रहे हैं, लोग न्यू लाके बोला बढ़िया है, सरकारी बैंक में तो कोई नहीं करता, प्राइवेट में थोड़ा सा जाकर चमकदार सा है, नमस्ते बढ़िया डाल करते हैं, पानी मंगाते हैं, एक चाय का गिलास मंगाते हैं, इतने में आप हो जा थोड़ा सुविधा बढ़िया मिला है। वो क्यों कर लुटन लाग रहे हैं वो नहीं दिखाई देता हमारे को। उसकी वजह से हमारी ताकत कैसे बड़े कॉर्पोरेट कंपनियों के हाथ में जान लाग रही वो नजर नहीं आ रही हमारे को। भाई न्यू बेरा है, भाई कह तो सरकार ने न्यू बेरा हो कि इस देश में तो इतने आदमी तो कति खत्म होने वाले हैं, कति मरेंगे पक्का, जब तो डिपार्टमेंट बंद करेगा। भाई अपने स्कूल आपने बेरा है, आपके स्कूल के खाते जीरो लिए हैं, किसी ने बेरा है, किसी ने भी बेरा ना, क्योंकि जिनमें थोड़ी बहुत समझ है उन्हें तो अपने बालक स्कूल में बता देंगे। मतलब आप सोच रहे हो भाई जब वो आदमी आड़त है न्यू सोचा है किसी ने घर जब बाजना हो करता तो ये तो अपना इंतजाम सारे हिसाब किताब जीरो करने की सोचेगा। तो स्कूल आपका बिकने वाला है, आपकी जो करोड़ों की प्रॉपर्टी है वो जाने वाली है। हर एक गांव की बताने लग रहा हूं क्योंकि ये अलग अलग तोड़ने का बड़ा खेल खेला गया था। आज देख लो एक गांव में 4 गांव बसे हैं, एक गांव के बालक तो पढ़े हैं सरकारी स्कूल में, दूसरे गांव के बालक पढ़े हैं गांव के प्राइवेट स्कूल में, तीसरे गांव के पढ़े हैं पड़ोस के प्राइवेट स्कूल में, और चौथा गांव का बालक जाए बस में, बढ़िया वाली बस में, बढ़िया सूट बूट होकर। 4 गांव है एक गांव में, ना तो उस सूट बूट वाले बालक ने बेरा उस गरीब उस सरकारी स्कूल वाले गिल के बन रही, ना उस सरकारी स्कूल वाले ने बेरा उस गिल के बन रही। तो जब समाज आपस में बैठता ही नहीं, जब समाज आपस में इकट्ठा ही नहीं, तो सर तय है टूटेगा, कति पक्की बात है टूटेगा, खत्म होगा। क्योंकि जब एक दूसरे के बारे में चिंता ही खत्म होगी तो क्या जरूरत जारी है। ये हमारा जो यूथ है, गांव का बालक IAS बन जा, गांव का बालक SP बन जा, गांव का बालक कितने बड़ी पोस्ट पे चला जा, और गांव में कदे मुड़ के नहीं आता हो, आवे कदे कुछ नहीं करता गांव खाते, कोई एक आधा बिरला होगा तो बात न्यारी है। क्यों नहीं करता? क्योंकि गांव ने बड़का खतर करना बंद कर दिया। पहले सबता गांव ने कहा करता अरे बालक तो सबके साथ ले होया करें, ईब बालक साजले कौन रह रहे, ईब अपना अपना रह रहा है, मेरे का होना चाहिए, बाकी आके जब पहाड़ में जाओ। ईब तो यह काम हो रहा है, और यह कारण है कि जब अपने बालक ने पढ़ाने खातर उसका बापू रुपये खर्च करे, उसका बापू ले जान करे, उसका बापू सारे काम करने लग रहा, अपनी धरती से गिरवी रखो, चाहे कर्जा लो, चाहे कुछ करो, उसका बापू करने लग रहा, तो फिर गांव का क्यों करेगा वो बालक? जब सबका गांव को मिलकर उस बालक खातर करता हो तो बालक देखने लग रहा हो, बड़ा होंदा देखा भाई सबसे गांव ने कर रखा तो मैं गांव की लिहाज करूंगा, फिर वो गांव की लिहाज क्यों करेगा? तो गांव ने कुछ करे नहीं। और फिर आगे आपा उसे पा जा पेस्टिसाइड कंपनी पे दोबारा से ये चीजें आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ेंगी, क्योंकि आज भी आपा मतलब आज मेरी एगो भाई बताओ था बोला जी फलाना और था वो भी आओ था, और उनका बोला ना मैं यूं तो बीजेपी के खिलाफ बोला जाता है, सरकार के खिलाफ बोला जाता है। मतलब आप बात करने लग रहे गांव की, आप बात करने लग रहे टिक्के की वजह से जो बर्बादी होने लग रही है, वो मेरे बालक की होने लग रही तो आपके भी होने लग रही, तो बीजेपी वाला उसके भी तो होने लग रही, वो जो नुकसान है वो तो उसके बांडे में भी आने लग रहा है। वो बता रखा है बस किसी और लालच में, मतलब उनके बारे में आप क्या भाई ये तो इसे काम हो रहा है इनका बीजेपी का, तो अगर भाई नन्नू ला के कितने आगे आने वाले टाइम में बड़ाई मिलेगी उस चक्कर में इनको ऊपर खाने लग रहे हैं, इनका तो इतना बड़ा काम होने लग रहा है। गांव का नाश करने में मतलब आगे खड़े हैं बड़े बड़े, अपने बड़का का सत्यानाश करने खड़े हैं। कोई भी हो चाहे मेरे भी घर का कोई आदमी क्यों ना हो, जो आज के टाइम पे जो बीजेपी में जो आज भी बैठा है ना, उसका सत्यानाशी आदमी नहीं मान सकता मैं किसी ने गांव का। और हमने जो गया, हालांकि मारे इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि वो
मतलब किस पार्टी में था, लेकिन मैंने न्यू जरूर बेरा है जो आज बीजेपी में बैठा है ना, वो थोड़े दिन पहले कांग्रेस में भी बैठा करता, वो उनको जाया करता, वो हर एक पॉलिटिकल पार्टी वाले के साथ उसके संबंध पाएंगे। सिर्फ हम हैं जो इस चक्कर में बड़े रह जहां की कुर्सी पार्टी कार को उनका कोई फर्क ना पड़ता कि मैं किस पार्टी के हैं, वह सारे मिल बांट के खावे हैं, मर रहे तो आम आदमी मर रहे। अब जिसकी मैं बात कर रहा था रॉकफेलर फाउंडेशन की और इस बिल गेट्स फाउंडेशन की, इन्होंने मिलके अपने को पेस्टिसाइड दे दिए, अपने को नए बीज दे दिए, ऐसे बीज दे दिए जो से पहले मुख्य होया करता कि आपा उसे अनाज में बीज का न्यारा रख लिया करते और उसे ने बो दिया करते आगे, और हमारा काम आ जाएगा तो हमारा टांग रहा, अभी बीमारी भी नहीं होती। ये मारती इसे बीज दे दिए कि आप उनने बीजा ने बो दोबारा नहीं बो सकते। जब पहले 40 मन हुए हैं तो अगली बार उन्हें बीजा ने बो दो तो 5 मन बिना लगता, क्यों जी? जीएमओ जिनको बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जो जीएम सीड बोलते हैं इनको, मॉडिफाइड सीड, ये बीज अब ऐसे बीज हैं जिनको हम बांझ बीज बोलते हैं। भाई बीमारी भी आ गई और बीज भी आ गया, अस्पताल भी खुल गए, उनका तो पूरा नेटवर्क हो गया तैयार। साथ में आपको कुछ 2 सालों से, लगभग 2 या 3 सालों से सरकार एक चीज पर प्रेशर डालने लग रही है कि आप अगर ऑनलाइन तो भरोगे, एंट्री करोगे कि मेरा इतनी जमीन पे मैं या फसल बो हूं, इतनी जमीन पे या फसल बोऊंगी, तो आपको फसल की कीमत मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। क्यों जैसा हो रहा है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराओ। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस लिए था आपको मालूम है इस बात का? आम आदमी को यह बात समझने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, लेकिन मेरा बोलना बहुत जरूरी है। एक वर्ड होता है डेटा, जानकारी। पहले नु क्या करते कि जिसके हाथ में तेल आ गया, तेल मतलब पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम, वो राज करेगा दुनिया पे। इसीलिए अमेरिका ने इन मुस्लिम कंट्रियों के ऊपर, अरब कंट्रियों के ऊपर अटैक करे, इराक के ऊपर अटैक, उसी चीज का परिणाम था। कभी सोचते हो सद्दाम हुसैन जो था वो मारना था, वो तो बदनाम करना था। आज के टाइम में जो भी समाज के लिए बोलेगा वो आदमी आखिर में बदनाम हो गया, उसको आतंकवादी, देशद्रोही घोषित करके वो फांसी टंगेगा। भगत सिंह आज भी आतंकी है कागचा में, अगर आपने ना बेरा हो तो। आज भी, उस टाइम पे भी वो आतंकी था, आज भी उसको आप देख सकते हो ना, भगत सिंह ने शहीद गंदे हो, लेकिन वो कागजा में आतंकवादी है। तो क्या होता है? CGIAR, जो हमारे जवान बालक हैं इनके लिए बोल रहा हूं, इसने एक 2019 में एक सम्मेलन करा था जिसके अंदर डाटा इकट्ठा करा गया था। एक बालक जो कंप्यूटर पर एप्लीकेशन तैयार करा है, उस एप्लीकेशन ने तैयार करने का $1 लाख मिलना था इनाम का, जिसने सबसे बढ़िया बनाई थी। आपको मैं बताऊं, 5 बालका ने बढ़िया तैयार करी थी, 5 कंपनियां ने एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन का मकसद था जो जमीन का डाटा है, जो फसला का डाटा है, जो गांव के जमींदार का डाटा है, वो इकट्ठा करना। उसको बिग डाटा इन एग्रीकल्चर बोलते हैं, खेती में बिग डाटा, कि अपनी कौन सी जमीन है, कितनी जमीन पर कौन सी खेती हुआ है, कितना बीज उसमें डला है, कितना फर्टिलाइजर, कितनी खाद, किस टाइम पे बोई जावे, किस टाइम पे काटी जावे, कितना पानी, और ये सारी की सारी जानकारी इकट्ठी करे अगर एक जगह पे, तो आने वाले टाइम में अगर खेती आने वाले टाइम के अंदर अगर कंप्यूटर से करी जाए तो। ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी किसने सुन रखा है? ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी, ये ड्यूटी है गांव के नौजवान लड़का की। आपसे बतावें कि जो खेत चल रहा है, जो और भी सुनते हो वह भी भाई, जिस गांव के बालक सुनते हो, मान लो कल नया वीडियो अपलोड करके हमें डिलीट ना करें तो। ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बनाई है जॉन डीरे ने। जॉन डीरे का नाम सुना होगा, ये तो अपने घर में पढ़ लिया, गांव में भी आ लिया। जॉन डीरे ने बनाई है। ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी है फार्मिंग विदाउट फार्मर्स, किसान के बिना खेती। ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अगर आपने टमाटर ला रखे हैं तो वो आपने ड्रोन होया करे ना, जो
वीडियो बनाना चाला कर ऊपर का चाला कर है, वैसे वैसे ड्रोन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं उसको। वो जाओगा, वो जाके न्यूज पे वो मारेगा, देखेगा ऊपर कौन रहा है, इन्हें छोड़ देगा, फिर अगले टमाटर का मारेगा, वो पक रहा है उन्हें उठा के और उस डब्बे में गिरा होगा, फिर दूसरा पक रहा है उन्हें उठा के अपने आप डब्बे में तोड़ के उन्हें गिरा होगा, जो कच्चा उन्हें छोड़ता रहेगा अपने आप निशान लाके। और जब वो करेट पूरी भर जाओगी तो बड़ा ड्रोन आके उस करेट ने उठा के सीधा ट्रक में लोड कर देगा। ना किसी की जमींदार की जरूरत है, ना किसी आदमी की जरूरत है, अपने आप चलेगा। खेती बोने से लेकर के काटने तक का काम ऑटोमेटिक चलता है। इसका नाम ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी है। हालांकि गूगल काम की बातें डिलीट कर दिया करे, लेकिन इस चीज ने डिलीट नहीं कर सकता वो, क्योंकि वो तो वही और बात है। इसके ऊपर तो सम्मेलन हुए हैं 2019 के अंदर बहुत बड़े बड़े। 2016 के अंदर नीति आयोग की मीटिंग में बिल गेट्स ने एक बात बोली थी। 2016 के अंदर बिल गेट्स ने एक बात बोली थी कि 2022 तक हम भारत के किसानों की आमदनी डबल कर देंगे। नीति आयोग जिसका चयन ही इसलिए हुआ था, जिसको बनाया ही इसलिए गया था कि ये सारे के सारे फ्रॉड कानून लेकर आए जाएं, इनकी सिफारिश करी जाए। पहले होया करता हमारे पास योजना आयोग, याद है, प्लानिंग कमीशन होया करता। अपने देश के अंदर कहां किस किसान को, किस खेत को, किस गांव को, किस जगह पे किस आबादी को क्या चाहिए, इसका सर्वे करा करता प्लानिंग कमीशन। वो अपनी रिपोर्ट दिया करता सरकार को, और सरकार दिया करती फिर आगे उसके ऊपर के कितना बजट है इस काम के लिए, आगे चलो भाई ऐसे करेंगे। इसने क्या किया कि कमला प्लानिंग कमीशन को कर दिया भंग, क्योंकि उसके अंदर पुराने लोग थे, पेपर दे के ना पहुंचे हुए लोग थे, समझदार सियाने लोग थे, तजुर्बेकार लोग थे। तो अगर ये कहता उनको न्यू करना है, मैं पटदे के अंदर ना साहब इससे बर्बाद हो जाओगे। भाई आप एक बात सोचो, नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। आपको लगता है कि ये प्रधानमंत्री को पता नहीं था? हाँ जी भाई, दो बात है, क्या तो उन्हें बेरा कौन था, क्या उन्हें बेरा था? जब उन्हें बेरा नहीं था तो ऐसा गधा आदमी प्रधानमंत्री क्यों बना? जब उन्हें इतना ही नहीं बेरा कि इस स्टेप तक क्या होगा, और जब उन्हें बेरा था इसका मतलब जान के बर्बाद करा। क्यों जी? यो एक काम की स्थिति है भाई, जब उसने बेरा नहीं था कि यह चीज खराब होगी तो फिर इतना मूर्ख आदमी वहां बैठने लायक नहीं है। और अगर उसको पता था तो फिर वो निकम्मा है, फिर वो इतना गंदा आदमी है कि उसको फिर भी बैठने का वहां हक नहीं था। लेकिन उसने जीएसटी लाके, उसने नए नए कानून लाके, नई नई बात ला करके अपने देश के अंदर जानबूझ के भारत की अर्थव्यवस्था को खत्म किया। नीति आयोग को लाने का मकसद था कि सरकार के बताए हुए किसी भी आदेश के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करके और उसको इंप्लीमेंट कर दे, उसको योजना को लागू कर दे, ये मतलब उसका फरमान जारी कर दे। अब नीति आयोग के ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एग्रीकल्चर नाम का एक डॉक्यूमेंट है जो ऑनलाइन अवेलेबल है। उसके अंदर पेज नंबर 21 के ऊपर बकायदा बिल गेट की स्टेटमेंट लिखी हुई है कि 2022 के अंदर देश के किसानों की आमदनी दुगनी करनी है। और 2017 में ही फिर नरेंद्र मोदी ने इसके ऊपर बयान दिया था कि 22 तक मैं आमदनी दुगनी कर दूंगा। अब कैसे करेगा? ऐसा कोई तरीका नहीं था, एक ही तरीका था, ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी। उसी के अंदर, उसी मीटिंग के अंदर, उसी नीति आयोग की मीटिंग के अंदर बिल गेट ने ये कहा था कि भाई आने वाले टाइम के अंदर खेती बिना किसानों के होगी। आने वाले टाइम के अंदर आपको जीएमओज का सहारा लेना पड़ेगा कि खेती में अपने पुराने बीज इस्तेमाल करने बंद करके नए बीज ही इस्तेमाल करो। और आपको शायद इस बात का पता भी नहीं होगा कि आज के टाइम में बिल गेट्स के पास 9,30,000 से भी ज्यादा बीज पेटेंट हुए पड़े हैं। यानी दुनिया के अंदर जितने भी बीज हैं, लगभग जो ऑर्गेनिक बीज होया करते, उनके ऊपर एकमात्र अधिकार जताया बैठा है बिल गेट्स कि ये मेरे मर्जी के बिना कोई आदमी न बोल नहीं सकता। समझ गए आप भाई? एक तरफ तो खेती के अंदर वो जीएमओ आ गए, दूसरी तरफ उनको पेटेंट करा लिया, उनका मालिक भी बन गया है जी। ठीक है,
इधर से टेक्नोलॉजी ले आए अपने गांव में गए, क्या करना इधर से टेक्नोलॉजी ले आए किसान के पास। अब किसान को खेत में जोतने के लिए ट्रैक्टर तो दे दिया, बाकी सामान तो दे दिया, आमदनी घटा दी, उसकी फसलों की कीमत देनी बंद कर दी, उसको किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पे कर्जदार बना दिया, लाल डोरा तोड़ के। इन तो आपके बैंक के मैनेजर रोज लगाएंगे रे घर पे भी ले लो लोन, क्यों जी कह रहे होंगे, तो कन्फर्म है ये आपको ऑफर दी जाएगी कि काम का एक एक आदमी इतना कर्जदार होना चाहिए कि वो उसको चुकाने की पोजीशन में ना रहे, ताकि आने वाले टाइम में इसकी खेती और घर अगर कब जाना है तो अपने पास पहले से ही रास्ते तैयार पड़े हो। भाई आप सोचो, आपको लोन दे दिया जिस टाइम पे शायद आप लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं है, जिस टाइम पे इन्होंने जन धन योजना चालू करी थी उसमें लोगों के खाते खुलवाए थे, लोगों के खाते खुलवा के अकेले एसबीआई ने 10,000 करोड़ रुपया एक साल के अंदर इस बात के नाम का कमाया था कि जिसके खाते में बैलेंस पूरा नहीं है उससे 20 रुपये 10 रुपये काट के 20 30 रुपए काट के इतना रुपया कमाया था। उसके बाद मिनिमम बैलेंस जो नहीं दे पाए, उसके बाद क्या होया, इसके बाद अगली कहानी बताऊंगा आपने कि सारे बैंकों को एक ठेका दिया गया, एक आदेश दिया गया कि एक एक दुकानदार को लोन दिया जाए। जितने भी दुकानदार थे 2016 से पहले हर दुकानदार को नवंबर 2016 से पहले टारगेट दिया था कि अक्टूबर तक सबको लोन दे दो। मैक्सिमम दुकानदार को, ज्यादातर दुकानदार ने सस्ते रेट पे लोन उठा लिए और फिर 8 नवंबर को एकदम से नोटबंदी कर दी। मतलब लोन देके कर्जदार बना के धंधा ठप कर दिया। समझे आप बात? यो एक काम लॉकडाउन लाने तक पहले हम करा था। तो 22 मार्च 2020 के अंदर जब लॉकडाउन लगाया था उससे पहले भी टारगेट दिए गए थे कि मार्च में साल खत्म होने लगा, फाइनेंशियल ईयर जिसको बोलते हैं वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले बैंकों को मतलब प्रेशराइज करके कि तुम लोन दो जितने हो सकते हैं, लोन दे दिए और फिर लॉकडाउन लाकर धंधे बंद कर दिए। मतलब फिर किसान का करा कि किसान को पेट्रोल तो और डीजल तो इतना महंगा दो, इसके ट्यूबवेल के कनेक्शन भी इतने महंगे करो, इसके ऊपर फाइन भी लगाओ, गांव में जा छापे भी मार के इन्हें पकड़ो, इन्हें चोर भी साबित करो, इनके बिजली के बिल जो 200 400 500 अगर देंगे वह भी 2,000 4,000 लाओ, और उसके बाद फिर इनका कर्जा भी दो, खेत पे भी दो, ट्रैक्टर पे भी दो, फिर इन्हें जागा दिया दो, फिर घर पे भी दे दो, और उसके बाद इन्हें फसल की कीमत ना दो। देख लो, मतलब ये कदे भी सोचते हो कि वो राम जी कर रहा है, कदे भी सोचते हो कि वो भगवान की माया है, भगवान की माया नहीं है, ये आपके साथ सोची समझी साजिश के तहत होने लग रहा है। एक टेक्नोलॉजी और आने लग रही है, आने लग रही है, आई हुई है बेंगलोर के अंदर, भारत में उसका सेंटर है, उसका नाम है हार्ट। अगर आप बालक जो नौजवान साथी हैं वह देख लेंगे, हार्ट HAARP, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर आप आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से बारिश कर सकते हो। आपको यहां बारिश नहीं आ रही है तो यहां हवा का दबाव उस तरीके से बढ़ाया घटाया जा सकता है कि आपको यहां हवा चलानी है, कि यहां बारिश लानी है, कि यहां सूखा लाना है, यहां बाढ़ लानी है, यहां ओले गिरने हैं, या क्या करना है वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट के नाम पे करन लाग रहे हैं। तो मान लो कल को किसानों के ये 3 कानून, खेती वाले कानून अगर सरकार वापस भी ले लेती है और जमींदार ऑलरेडी पहले से ही कर्जे में बैठा हुआ है, उसको यहां से लेकर के टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर के चक्कर मरवा उसको आर्थिक तौर पे वैसे ही तोड़न लाग रहे हैं। वह रोज का काम में 20-30-50 हजार का सामान तो जानता ही होगा आंदोलन में, तो हम वैसे ही तोड़न लाग रहे हैं। तो पहले कर्जदार भी हो गए, आर्थिक रूप से कमजोर भी हो गए, बालका की नौकरी उल्टी खतरे में पड़न लाग रही है। न्यूनतम कानून वापस भी होए, पाछा खेती कर लोगे के बीज उनके काबू में। किसे तो ऑर्गेनिक बीज बच रहे हैं बताइयो, किसी ने तो रखे होंगे,
किसी ने ऑर्गेनिक बीज नहीं दे रखे, इनकी मर्जी के रेट में बिकेंगे। उसके बाद अपनी मरोड़ तक खेती नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपकी फसल में पानी चाहिए उस साल बारिश नहीं होगी। जिस साल पानी नहीं चाहिए आपने सोचा भाई बारिश कौन होगी, हम तो कपास ला लेंगे। उस दिन कपास ला लियो, फिर इतनी हो जाओगी वहां सारी रुड़ती फिरेगी, चरखी दादरी में रिवाड़ी में होता गया, कति खत्म हो गए, कति साफ। जित जो चीज आपने चाहिए वह नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप घरा ठाटते न्यू बैठे हैं। अब 24 का इलेक्शन आ लो, और 24 का इलेक्शन ही नहीं होगा, फिर क्या करोगे? 2022 में यूपी के चुनाव हैं, और 22 के चुनाव में अगर नरेंद्र मोदी को इतनी सीट मिल गई कि राज्यसभा में पूर्ण बहुमत हो जाए, तो आड़े गांव के गेट पे आर्मी खड़ी मैं दिखाऊंगा। आर्मी का राज नहीं होता तो मैंने बता दियो, इस बताना लग रहा। जब न्यू सोच रहे हो कि अगले चुनाव में इसने सबक सिखा देंगे, तो भूल जाओ। जब क्योंकि इसने ये जो टीके आपकी शरीर में जान लाग रहे हैं, ये टीके के काम करने लाग रहे हैं, इसका हिसाब किताब बता दूं मैं आपने। किसे बालक ने हेल्थ बैंड देखा भाई? हेल्थ बैंड वो बालक ला लिया करे हाथा पे, जो बता करे कितनी हार्ट बीट है, कितने कदम चल रहा, कितने कदम नहीं आ रहे हैं, तो ऑनलाइन आ जा रहे हैं। तो आजकल इसी घड़ी आ रही है जो न्यू बताते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर कितना था, आपकी ऑक्सीजन लेवल कितना था, आपका हार्ट बीट कितना था, सारा का सारा। आप सोचो वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन वो मोबाइल पे भी बेच सके है, और मोबाइल पे वो अमेरिका में भी बेच सके है। आप सोचो कि अगर यहां से हमारे शरीर की जानकारी अगर मोबाइल पे जा सके है, अमेरिका जा सके है, तो अमेरिका तय वो हमारे गांव में भी आ सकती होगी भाई जानकारी। भाई जब आज जा सके है तो आ भी सके है। अब इसका एक दूसरा तरीका, थोड़ा दिन पहले अगर पिछली वेव में जो दूसरी वेव गई थी, उसमें याद हो तो आपके लोहे की चीजा का, एल्यूमिनियम की चीजा का हाथ लाया करते तो करंट लग गया लगता, याद है? जिस 5G की रेडिएशन ज्यादा बढ़ी थी वहां करंट लग गया करता। जिस गांव में ज्यादा मौत हुई उसे गांव में गड़े सुखा करते, उसे टाइम पे ये अंदर से लंग्स खराब हुए उन्हें परिवार के, उन्हें बालका के। उस दौर में वहां पे 5G की जहां रेडिएशन चली और करंट लग गया, और इन्हें देखा कि यार टेस्टिंग में करंट लग गया है, तो इनके शरीर में एक ऐसी चीज जानी चाहिए जिसकी वजह से करंट ना लगे। और इसका एक रास्ता निकाला था, जो सबसे इंटेलिजेंट कंपाउंड होता है इसके अंदर, वो होता है ग्रेफीन ऑक्साइड। कि अगर आपके शरीर में वो चला जाएगा तो आपको करंट नहीं लगेगा, अगर आपकी बॉडी में से करंट पास हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी आपके शरीर की जानकारी अगर किसी कहीं से लेके आनी या भेजनी है तो वो पता नहीं चलेगा। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने एक लिंक शेयर करा था। 4 साल पहले जी न्यूज के अंदर एक खबर छपी थी कि एलन मस्क का नाम आपने नहीं सुना होगा। एलन मस्क आज के टाइम में निकोल टेस्ला जो कंपनी है उसका पार्टनर है, और उसने न्यूरालिंक एक कंपनी खरीदी थी। न्यूरालिंक कंपनी का बेरा क्या है? न्यूरालिंक कंपनी है जो आपके शरीर को कंट्रोल करने का काम करने की चिप बनाती है। यानी कि आपके दिमाग की मेमोरी, आपकी याददाश्त, आपको क्या याद रहे और क्या भूलना है, वो अपने आप कंप्यूटर के साथ आपके शरीर को कनेक्ट करके आपके सिर को, और वो आपको एक नया आदमी बना सकती है। ये न्यूरालिंक का नया डेवलपमेंट है, और ये 4 साल पहले हो चुका है। फिर उसी 4 साल पहले एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों के हाथों के अंदर चिप लगाई थी, जिससे वो अपने शरीर के सारे इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी अपनी कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकता था। यो एक काम आने वाले टाइम में आप लोगों के साथ होने वाला है। आप सोचो, एक चीज सोचो कि खेती ये करेंगे, अगर आप लोग इनको खेती के मालिक नहीं रखने हो तो आप कर्जदार पहले बना दिए हो, खेती से आपको कभी भी दखल कर देंगे। अब आपका करेंगे क्या भाई? या तो आप लोगों को मार दिया जाए, जो रास्ता है, या दूसरा रास्ता है आपको इस तरीके से कंट्रोल कर लिया जाए कि आप कुछ ना बोलो, आपके घर राशन पहुंचता रहोगा, खुश रहो, मस्त रहो, प्रॉपर्टी पे थारा कोई अधिकार नहीं होगा।
ना कोई सरकारी प्रॉपर्टी होगी, ना कोई और किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी अधिकार खत्म होने वाले हैं आने वाले टाइम। आने वाले वक्त में आपका घर आपका नहीं रहने वाला, कति पक्की बात है। आपका खेत आपका नहीं रहने वाला, कति पक्की बात है। ये टीके जितने आपके शरीर में जाते जाएंगे, जिसके 1 लाख लिया हो उसके दूसरा लाख लेगा, जिसके 2 लाख लिया हो उनके तीसरा लागेगा, जिनके 3 लाख लियो उनके चौथा लागेगा। एक टाइम ऐसा होगा जिस टाइम पे आपको वो जो चिप बनेगी और वो अगर आपके गले में एक कार्ड डल जाएगा कि अगर आप वो नहीं लगवाओगे तो आपको नागरिक अधिकार नहीं मिलेंगे। आज खड़े होकर डीसीआर का जासको दफ्तर में जासको इनने पूरा प्रोपेगेंडा रचा था कि आपको रेलवे नहीं चढ़ने देंगे, पेंशन रोक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत धक्का करा। दिल्ली की सरकार ने तो न्यू तक कहा कि भाई उन्हें छुट्टी पे भेज देंगे धक्के से। ये एक टेस्टिंग है इस बात की कि आपके नागरिक अधिकार छीने जा रहे हैं। आपको ये बताया जा रहा है कि आप गुलाम हो। असलियत में सरकार के देश के मालिक हम हैं। सरकार को ताकत हमसे मिलती है। हम लोग अपनी वोट से ताकत देते हैं, हम अपने टैक्स के पैसे से उनको ताकत देते हैं कि वो हमारे लिए डिसीजन ले पाए, हमारे लिए निर्णय ले पाए। लेकिन सरकारों ने जबरदस्ती ये थोपने की कोशिश की जा रही है कि मालिक वो है, ये बताया जा रहा है कि मालिक वो है। कानून बनता है लोगों के हिसाब से, जो लोगों को चाहिए। यहाँ लोग कह रहे हैं हमको ये खेती के कानून नहीं चाहिए, इनको ना देवांगे। मतलब देखो कमाल की बात है, जो चीज हम मांग रहे वो मार को दे नहीं रहे, और जो हम नहीं मांग रहे वो मार की धक्के देने लग रहे। अब तक सारे देश ने बेरा लाग लिया या बीमारी फर्जी है, क्यों जी लाग लिया होगा। जैन के टेलीविजन के हिसाब से चल रहे तो अपन उकड़ को कंधे का कंधा पिला के बैठ सकते नहीं बैठ सकते। न्यूटर शुरू में तो न्यूटर करते बालक के भी हाथ लाते कदेश के हो जा, लेकिन ईब सब ने बेरा ला किया। लेकिन पूरे देश के अंदर जहां जहां हमारे जैसी संगठन नहीं है, हरियाणा और पंजाब ऐसे राज्य हैं जो आज भी आजाद हैं, जो आज भी सोच रहे हैं अब भाई जब कुछ और नहीं बचा तो 2 फूट अपना करा है, इन्हें खा लेंगे आप रोटी। लेकिन ये दिन ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाले हैं। अगर आप लोगों को ये लगता है कि ये बीमारी सच्ची में है, फिर तो आप आओ ही नहीं हो। अच्छा आपने जो लागे है कि यह बीमारी फर्जी है, तो फिर टीके क्या के लागे हैं, यो सोचने का विषय नहीं है भाई। जब है ही नहीं, ऊपर से सीडीसी ने, जो अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्रोल डिजीज कंट्रोल का जो सेंटर है, उसने भी, WHO ने भी, जो कि हालांकि WHO एक फ्रॉड संस्था है, WHO को कंट्रोल यही बिल गेट्स कर रहा है। और जिसकी मैं बात बताऊं था, जॉन डीरे जो ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी बनाने लग रहा है, उसका मालिक भी बिल गेट्स है। जो आपके शरीर की जानकारी, खेती की जानकारी चाहिए, यह भी बिल गेट्स ने चाहिए। अब आने वाले टाइम में आपके जो लोकल दुकानदार हैं ये सारे खत्म होने वाले हैं। आपको शायद पता नहीं है, भारत हरियाणा सरकार ने भी नए हर हित स्टोर खोल दिए थे कि स्टोर खुलेंगे, ये सामान बेचेंगे वही बिकेगा, खुला सामान नहीं बेच सकते। खुला सामान का मतलब है आप अपने घर बना हुआ सामान भी नहीं खा पाओगे, न्यू कह देंगे तो जो कुछ हम कहेंगे। क्यों? क्योंकि शायद आपको नहीं पता है कि इन लोगों को मालूम चल चुका है कि देश के लोग विरोध करने वाले हैं इस टीके का। तो सब्जियों में और पैक खानों के अंदर जो खाना है उसके अंदर स्पाइक प्रोटीन और ये ग्राफीन ऑक्साइड डाल के देने लग रहे कि टीके का जो सामान है ना वो खाने के सामान में जाके आपके शरीर में जरूर पचा कभी नहीं हटते। फिर आपके 2025 तक, क्योंकि ये जो चीजें चलती हैं, जो अगर आज से 2 साल पहले अखबारों में खबर आई थी कि 2025 तक भारत की 80% आबादी को कैंसर हो चुका होगा, याद है वह खबर आई थी। जो कर आजकल चल रहा है कि भाई कोयला खत्म होने वाला है, बिजली के जो से कट है ये कोयले की वजह से लग रहे हैं। कोयला खत्म कौन हो रहा? पिछले साल 2 साल पहले बीजेपी के एक सांसद ने लोकसभा के अंदर बकायदा जवाब देते हुए कहा था कि अपने देश के पास 500 साल तक कोयले की खपत पूरी हो, मतलब हमारे पास, अपने देश के पास इतना कोयला है कि 500 साल तक की बिजली दे सकता है। अपने देश में कोयले की कमी नहीं है। ये बिजली संयंत्र जो है ये अडानी अंबानी तो बेचने हैं।
इसका मतलब ये हो गया कि जो टेलीविजन पे चल रहा है वो आपके दिमाग को कंट्रोल करने के लिए चलता है। जो अखबार में आ रहा था कि अभी एक अखबार के अंदर आई थी कि चाइना से एक वायरस लीक हो गया जो नपुंसक बनाने वाला वायरस। अगर किसी ने चेन दो मिनट में वह खबर है, नपुंसक बनाने वाला वायरस। क्यों? क्योंकि इस टीके से बहुत सारे बच्चे नपुंसक हुए हैं। हार्ट अटैक, अभी जो हार्ट अटैक होने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है मुंबई के अंदर। ये मुंबई की बाकायदा ऑफिशियल रिपोर्ट है कि मुंबई में हार्ट के और जो न्यूरोलॉजी के मरीज हैं वो पहले से 1.5 गुना से भी ज्यादा हो गए हैं। ये जिसके एक दो डोज जिन्हें ले ली है, जिन्हें अमृत प्याला पी लिया है, उन लोगों का। तो यो न्यू देखना है। अब अपने काम की जो इनकी जो नजर है ना वह स्पीडी के ऊपर है। अब यह है ना दो लुट गालांगे थोड़ी देर में, तो ये तो 5-7 साल में रह रहे हैं। जिनके एक लाग लिए 2 दिन का लाग लिए वो 5-7 साल और पकड़ेंगे। लेकिन अगले नंबर पे बालक इनका टारगेट देख लो। इब बता दियो अब भाई ये सेंटर इफी कामों में चलने चाहिए कि बंद होने चाहिए। क्यों जी? अगर आपका खिलाफ है ना फिर अपने को एक और काम करना पड़ेगा। जो करीब मैं कल जान लग रहा हूँ, मतलब कल संडे है तो कल हम निकलेंगे महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र में मुंबई के अंदर उन लोगों ने बाकायदा वो कर रखा है इंतजाम कि भाई एक भी आदमी ट्रेन में नहीं चढ़ सकता जिसके टिक्का ना लग रहा हो, जिसके ना लग रहा हो, और ये सरकारी सुविधाएं नहीं कर सकता। और एक पीएचसी में जाके डॉक्टर आते ही इतनी बात पूछ ली थी, मगर मैडम मैंने एक बात बता दो जी कि जो ये टिक्का पर लान लग रहे हैं इसका जब किसी का साइड इफेक्ट हो जा तो जिम्मेदार कौन होगा? सारी बात का नजरिया एक ही निकला, कोई जिम्मेदार नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ये कहती है कि यो टिक्का लवाना हो चाहे ना लवाना हो आपकी अपनी मर्जी है। सरकार धक्का कौन कर रही? सरकार कागजा में कह रही धक्का कौन कर रहे हैं? आप लिखित में किसी दिन दे रखा, जित लिखित में दे रखा है उड़ा हो सकता है आप आंदोलन करा, हो सकता है क्योंकि मन ने यो देख लिया भाई जब मन ने मेरा छोरा बचाना है मैं अकेला तो उसने जंगल में ले जा नहीं सकता, कित लेके जाऊंगा? जब सारा इलाज है आखिर में घर में बैठ के मारेंगे। तो इसका तरीका यो है भाई लड़ना पड़ेगा शाम में आके न कभी खड़ा होना पड़ेगा। अरे शाम में आने में हो सके मेरा लट लग गए, हो सके मैंने जेल हो जाए। तो मैं तो एक न्यू बात कहूँ अगर मेरा मुंबई की पुलिस मैंने गिरफ्तार कर लाड़ा फितरत में तो रोक दोगे? रोक दोगे जी है? और कितने नहीं जाना था हमने आड़ा रोक दिया भाई वो छोरा गलत पकड़ लिया था हमने। ये बचान चल रहा है, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। दूसरी बात अपने गांव राम ने बचान का एकमात्र तरीका है। मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि पूरे हरियाणा और पंजाब के अंदर ये बल्कि पूरे भारत के अंदर ये चला जाए कि हमने सरकार पर नहीं चाहिए कुछ ना अवतार पर बाबा खांडे मांग दे ना अवतार पर कुछ मांग दे। आज पाछे आड़त जित है ना अवतारत लोन की किस्त भुगतान दे ना थारा लेना देना अपने बैंक में रुपये लो कटवा जितने ले। क्योंकि ये आपको अखबारों में खबर पड़ी होगी, आजकल एक खबर और चल रही है बिजली ने बेचने खातर तो चाल पड़ी, कोयले की कमी है, न्यूनतम नपुंसकता की न्यारी चाल पड़ी, कैंसर के न्यारे चाल पड़े, कैंसर होगा इस टीके की बदौलत। और चल रही खबर हुआ कद की देख लो इनकी प्लानिंग का दर्जा। ईब एक और तुलसी मैं बताऊं था आपने, साइबर अटैक हो सकता है। आपने एक वीडियो देखी होगी आपके मोबाइल पर आई होगी, पुलिस वाला ऐसे लाउड स्पीकर में बोल रहा है भाई 140 से किसी का फोन आए तो आप फोन मत उठाना, आपका खाता खाली हो सकता है। सुनिए वह जो वीडियो सुनी थी वह वीडियो कवरिंग फायर है इस बात का कि आपके खाते आने वाले टाइम में पक्का खाली होने वाले हैं, आपके बैंक सारे डूबने वाले हैं। आपको डिजिटल करेंसी पे लेके आएंगे ये कि आपके बॉडी में वह चिप लग रही होगी, जिसने वो टिक्का ला रखा होगा अपने रुपये ले लो, उसने तो लेन देन मिलेगा। और वो भी वो बताओगे आपके खाते उन्हें 2016 में टेस्टिंग करी थी ना आपकी, भाई रुपया मारा, नोटबंदी कर दी, मारा बालका का ब्याह है, हम गया, मालिक गया, बालक का बाबू गया बैंक में पीछे लेने खातिर, बोला भाई 2 लाख मिलेंगे, इस तरह तो नहीं मिला है, रुपया मारा और मैं बताऊंगा कितने मिलेंगे। या टेस्टिंग न पहले कर ली, इन्हें देख लिया कि तो इस देश के लोग तो कभी पागल हैं, न्यू भी नहीं पूछते मारे रुपये पे क्या कि लोग हम चौधर कर रहे हो भाई, मारा रुपया तो दो मारती आप बोल ही नहीं।
मारे लठ लागे थे बैंक के बाहर लाइन में खड़े थे, सोचे चलो तो भाई देश में बचा लो, चलो हम देश बचा। ई बाप का बैंक में बंद होने वाला है और फिर बातचीत लागेगी और फिर ई बाप जाओगे मेरे 10 लाख रुपए पड़े थे खाते में मत दो, मैंने कहेंगे बात दिखा पहले टीका लिया कि नहीं लिया, लिया तो मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा। अब रोटी भी तो खाओगे, चल ठीक है रोटियां खातर ले 20 रुपए ले जा, 200 रुपए ले जा, 2000 ले जा, फिर नहीं होगा। हमारे पैसे और हम ही को खैरात में देंगे, ये तो कर पैदा हो गया था। ये जो साइबर अटैक वाली खबरें चल रही हैं ये उसकी कवरिंग फायर है, पहले से उसकी सेटिंग चल रही है। तो ये भी इससे बचना हो तो एक ही रास्ता है, एक तो गांव राम ने जगा लो सारे ने। आपने देखो मीडिया नहीं करेगी, अखबार नहीं दिखाएंगे, कोई खबर नहीं बचा होगा। एक तो अपना न्यारा मीडिया सेंटर बना लो, अपना कोई छपाई की मशीन हो, किसी तो प्रिंटर हो तो अपना मटेरियल छाप छाप के इन चीजों की कॉपी वह घर घर जाके बांटने शुरू कर दो, उन्हें जगाना शुरू कर दो, मीटिंग मोहल्ले वाइज करनी शुरू कर दो, अपना यूथ दे दो, उसने ट्रेनिंग दे देंगे, अपने गांव में क्यों कर बचाओगे। ऑर्गेनिक खेती पे वापस आना पड़ेगा, जीरो खर्चा खेती करनी पड़ेगी। अपने डांगरा पे तजुगरा पे खेती कर लिया करते, उड़े थे घूम फिर के न्यू खाना पीना जो चला करता, वो करना पड़ेगा। अपने गांव की जमीन, अपने गांव की एजुकेशन, अपने गांव के स्कूल बचा लो। स्कूल में जाके कह लें 5, 7, 10 आदमी और स्कूल के मास्टर हेडमास्टर ने पूछो जाके, हाँ भाई क्या चल रहा है, एसएमसी का दिखाओ। और एसएमसी के अंदर अपने आप जाओ, एसएमसी का प्रधान गांव का कोई पढ़ा लिखा बालक ने पढ़ाओ, ताकि अगर साइन करवाना आवे तो मास्टर से पूछे के रोड़ा है, स्कूल बेचने की क्या तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री ने हर ग्राम सभा को, हर सरपंच को 2 सितंबर 2021 को चिट्ठी लिख के ये कह दिया कि अपने गांव की शामलात जमीन, स्कूल की जमीन, अस्पताल की जमीन, पावर हाउस की जमीन, क्या क्या की जमीन बेच सको फटाफट बताओ। तो आपकी सारी की सारी जमीन जो आप गुजारा कर सको हो, भाई जब कर्जदार भी हो लिए, बच कुछ नहीं रहा, जमीन और बिकेगी, क्या के भरोसा अपने बड़कन पटाओगे, क्या के भरोसे पटाओगे। तो अपना जाके स्कूल की जमीन है, ये सरकारी जमीन है, बचाने खातर बैठ के कमेटी बना लो कि भाई मार तो पूछे बनानी होगा, ग्राम सभा की मीटिंग कर लो और जो गांव की कोई जमीन नहीं बिकेगी, कभी डिक्लेयर कर दो। और जो मैं कहने लग रहा हूँ कि आप लड़ाई लड़ने लग रहे हैं, जिनके साथ अपनी लड़ाई है वह कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है, मोदी मोदी पर गए, ट्रंप पर भले उनकी गोद में रहे हैं, उनके हिसाब से काम कर रहे हैं। ये टीकाकरण का जो सारा का सारा प्रोपेगेंडा है ये उन्हीं का खेल है। आखिर में आखिरी जो हथियार है, आखिरी जो टारगेट है वो ये है कि आपके सारे संसाधन का मतलब कोयला, लोहा, हीरा, जंगल, जमीन, जितने भी संसाधन हो सके, पानी तक भी। आप सोचो भाई, मैं आपको छोटा सा ये बताऊं, हमारे बुजुर्ग हैं, मैंने इतना सिखाया मेरे बुजुर्गों ने, भाई पानी नहीं किसी पता भी पीछे लेने चाहिए पानी के, भाई प्याऊ लाया कर दिया पा राम में कोई जान लाग रहा हो गर्मी हम प्याऊ ला दे, पानी जिसने 30 लाग रही हो पानी पियो। अर्जुन सही है, बालक है, इका बाबू जब इन्हें गाड़ी में लेकर जाना होगा शहर में, इनने न्यू सिखाया है, बोला लिया 20 रुपए की बोतल, एयरपोर्ट पे 100 की मिला ये बोतल, 100 रुपए लीटर। तो इसका मतलब आने वाले टाइम में अगर उन्हें का अधिकार हमारी नदियां पे और हमारे झरना पे भी हो गया तो आपको पीने के लिए भी हाथ ऐसे हाथ जोड़ने पड़ेंगे पानी पीने के लिए। गलत सोचते हो कि ये कोई छोटा खेल चल रहा है, इनकी पूरी तरीके से बता दूंगा तो दिमाग फट जाएगा। मैंने भी जब समझ में आई थी पूरी कहानी ना, तो मेरे भी वो होगा ना, लड़ांगे कुकर, भाई कुकर लड़ांगे। फिर मैंने सोचा अगर इस देश ने बचा सके है तो गांव बचा सके, गांव राम बचा सके, और कोई नहीं बचा सकता। गांव के आदमी इतने योद्धा हैं जो 10.5 महीने दौड़े बैठे हैं, और यही आदमी है जिनका यह बात समझ में आ सका है कि भाई और कुछ नहीं समझ में आओ, अपन न्यू नहीं कहते कि आपने आंदोलन करने खातिर कितने बाहर जाना पड़ेगा। मैं न्यू नहीं कहता कि आपने मेरे चंदा देना है, मैं न्यू नहीं कहता कि मैं कुछ लेके जाऊंगा या कुछ देके जाऊंगा, ना मैं कुछ देके जाऊं ना कुछ। अपने गांव ने, अपनी जमीन ने, अपने स्कूल ने, अपने खेता ने अपने आप बचा सको आप लोग, और अपनी अगली पीढ़ी भी बचा सको हो। आपकी अगली पीढ़ी किस काम खातर बन रही है, नए बच्चा में क्या टैलेंट है, उनको कैसे आगे बढ़ाए, एक एक बालक को रोजगार कैसे मिलेगा, इस बात के लिए पूरी की पूरी चर्चा करी जा सकती है। और आप एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार कर सकते हैं जिसकी वजह से गांव का एक भी बालक बेरोजगार नहीं रहोगा। 5 साल में अपने काम नहीं बढ़ा सका, अगर गांव राम इकट्ठा हो गए इसके ऊपर बैठ कर बात करना तैयार हो गए।
जब न्यू दो कि भाई आपा बड़न जब किसे किसे का न्यू मतलब पता नहीं किस डाल की कोई भड़क हो जाया करे कड़े लोग का तो शुरू में जब मैं 2018 में चल रहा 16 में चल रहा 2016 में मेरा कोचिंग सेंटर था चंडीगढ़ में और मैं एक ऐसा मास्टर हूँ जो माँ बाप तेनू कहे ना तेरे बालक में के कटना है के दिमाग में मैंने बता दे इसे मास्टर ने लो कितने रुपये मांगे लो कोई टेंशन को नहीं कोचिंग सेंटर के ऊपर कोई धंधा नहीं है लेकिन कोचिंग सेंटर बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने लग रहा है यह बात मेरे जिस दिन समझ में आ गई 2016 में कोचिंग सेंटर बंद कर दिए थे और उस दिन एक बात के लिए प्रण करके चला था कि अपनी लड़ाई गांव बचाने की है और गांव बचाने खातर चालूंगा अपने गांव में गया था सबसे पहले भाई सबसे पहले मेरे समझ मारी तो जित मैंने खाया हो जाऊंगा मेरे को क्यों रिजेक्ट कर दिया मेरा है सरपंच ने तो न्यू कह दिया बोला हमारी को ना वोट दी थी भाई ठीक है बताओ भाई वोट नहीं दी थी तो के काम के भले की नहीं सोच सकते पड़ोसियां तो रह गया अपना तो रह कानून के बात है अपन कर लिया ऐसा काम पड़ोसी ने बोले हाँ कल तुम्हारे नहीं फिरा करता बोला कुछ नहीं करते तो हमने सिखाऊंगा ठीक है टाल मारा भाई पड़ोस के गांव में चला गया गांव से 2 किलोमीटर दूसरा गांव है उधर जाके गया उधर जाके देखा उधर तक बात करेगा हमारा नहीं उनके बात समझ में आ गई उधर एक चर्चा चाल पड़ी बोले तो इलेक्शन लड़ेगा ठीक है हमारा भाई चंडीगढ़ तो आ गया गांव में आ गया इलेक्शन हुआ मैं चंडीगढ़ में नहीं लड़ लूंगा उड़े जब मैंने डिबेट लड़ना होगा तो उड़े तो कोई बात नहीं भाई अब किसी और गांव में चले जाऊंगा भाई करते करते आज 5 साल हो गए या लड़ाई लड़ते लड़ते फिर मेरे समझ में आ गया आप कितने नहीं करते अपना गांव अपने गांव में अपना सुधार लो हम अपने गांव जब हमारा गांव हमारा समझ में आओगा हम अपने गांव में शुरू कर देंगे इतना और आगे समझ में आओगे इतना और कर दो अपने अपने गांव में बचाना भाई आप किसी पे कुछ ले नहीं रहे अपनी एक डील है सबके गांव राम था हाथ जोड़ के ऑन रिकॉर्ड बोलने लग रहा हूँ भाई रिकॉर्डिंग करना रहा उनसे रिकॉर्डिंग होने लग रही मैं एक बात कहूँ जिस दिन काम वाला न्यू लागे मैं तारे पर तो कुछ लेने लग रहा हूँ उतने लात मार काट दियो इतने तो बचा लो अपने गांव में हैं और मैंने बताने लग रहा दुनिया के किसी इंसान ने आपके बच्चा की कोई फिक्र नहीं है या बात समझ कर रही हो और ना कोई और आदमी आके शहर तक आके आपके गांव में बचा सकता कतिया भी सोच कर चाली हो किसी ने नहीं बेरा गांव में के समस्या है गांव की समस्या का के समाधान है गांव का आदमी बताओगा गांव का आदमी कदे शामिल नहीं होया नीतियां बनाने के अंदर भाई सिर्फ सरपंच आपा मैं मसूदपुर जा रहा था 2-3 दिन पहले वो मसूदपुर में मेरे एक बूढ़ा पूछने लगा बोला भाई छोरे फिर कोई करता ही नहीं अब क्या करा मैं बोला ताऊ जब मैंने पूछा करूँ ना सरपंच के इलेक्शन में सरपंच किने बनाओगे उस टाइम पर तो तुमने कहा करो देखा भाई खर्चा कौन सा फालतू करेगा हैं जिन गांवों में खर्चा फालतू करके हिसाब से अगर सरपंच बनाओगे अपने पूरे नहीं करेगा फिर वो तो इसलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि आपके बच्चों के लिए ना कोई मुख्यमंत्री ना कोई प्रधानमंत्री ना एमएलए ना एमपी किसी ने ठेका नहीं है आपके बालक बचाने की जिम्मेदारी भी आपकी है और आप ही बचा सकते हो और कोई आदमी नहीं बचा सकता न मान लियो और हमारे पास इतना युवा वर्ग बैठा है खाली बैठा है गांव में अगर उस युवा को काम पे लगा देंगे मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताऊंगा मैं उस टाइम पर तो शरीफ मेरे साथ में था एक गांव के अंदर गए हम उस गांव में जाके ताशा पे बैठे थे लोग ना तो मैं अपनी टीम जो अपन उस टाइम पे मैं टीम तैयार कर रहा था हर गांव की भाई गांव के बालक का सिखा दिया भाई बालक ये बालक का टैलेंट न्यू पता करना है इब तुमने न्यू देखना है और इसका अगला स्टेप ये होगा तो हम जब ट्रेनिंग दिया करा तो मैं तो भाई थारी ट्रेनिंग जब पूरी मान लूंगा जब ताशा पे बैठे आदमी ने अपनी बात समझा दोगे तो हमारी टीम समझा दे हाँ भाई ताशा पर आदमी ठाना सबसे मुश्किल काम है लेकिन हमारी टीम देखो जब अपने बालक की बात आवे है ना जब बात उसकी जिंदगी की आवे उसकी बर्बादी की उसको बचाने की आती है ना तो कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कोई आदमी इतना निकम्मा नहीं है जो बात सीखेगा वो नहीं कहेगा मैं बात बेरा लागी ईब को रुकू मैं जिस दिन मन ने बेरा लागे कि मेरे बालक की जिंदगी तब है पॉसिबल भाई मेरा बच्चा सुरक्षित तब है जब सबके बालक सुरक्षित हो भाई मान लो मैंने अपना बालक के अफसर बना दिया और आड़े तो इस गांव में तो कोई बालक उसकी गेला अफसर के नीचे काम करने लग गया जब उस बालक के हाथ में पिस्टल होगी तो मेरे बालक के कदे भी मार सके वो जब दुखी होगा तो और जब खुश होगा तो फिर कोई टेंशन नहीं भाई जब गांव राम मैंने प्यार तक तो रखेगा तो कुआं भी गांव में किसे तो रवि आगे चाह पानी रोटी की कोई टेंशन नहीं मने और जब न्यू बेर आएगी ये आदमी खतरनाक है गलत है तो मैंने कौन फिर बढ़ देगा गांव में या मैं क्यों चाहूंगा गलत आदमी तो रहे तो बात यह है
कि जब हम उस प्रोजेक्ट में जा रहे थे तो हमने गांव के एक एक घर में बढ़ के देखा भाई, उनसे पूछा भाई तारा बालक किस स्कूल में जावे, कित पढ़ है, कितना रुपया खर्च करो हो, ट्यूशन पे कितना लग गया है, उसके बदले में तारा सम के आया, और मेडिकल पे कितना हुआ है, ट्रैक्टर का क्या खर्चा है, डांगरा का कितना है, नाज कितना लग गया, सब्जी कितनी लग गया। तो हमारा जो काम बर्बाद हो रहा है उसका कारण बताऊं मैं आपने। 4000 जिस गांव की जनसंख्या है उस गांव में लगभग 1300-1400 बालक शहर में पढ़ने जावे है बाहर। आड़े भी जानता होगा इसे हिसाब से 1/3 बालक तो पढ़ने जावे है बाहर जनसंख्या का। और उस गांव का हिसाब लाया 53 लाख रुपया महीने का 53 लाख रुपया शहर के 5-6 स्कूलों के मालिक का बहुत बताने लग रहा है। भाई आप क्या करने लग रहे हैं, अपने खून पसीने की कमाई, अपने नौआ की कमाई आप उन 4 आदमियों के उन स्कूलों के मालिका की बोझ में घालने लग रहे हैं। तो वो गांव तरक्की क्यों कर लेगा? जब गांव का रुपया गांव में घूमता हो तो तरक्की कर सके है, जब गांव का रुपया खुद के बाहर देते रहेंगे तो तरक्की कर नहीं सकते आप। इसी तरीके से मेडिकल पे, इसी तरीके से खाने पे, खाने का अपना क्या हाल हो रहा है। 2 सगे भाई दोनों के बीच में झूठ बाज गया। बड़ा भाई 3 रुपये किलो गोभी बेच का आया संद मेरा, क्योंकि मैं जो रिसर्च में जो कर रहा था शहर में बेच का आया मैंने पहले 3 रुपये किलो गोभी बेच का आया, तड़के तड़क उठ के ना अपना ले गए ट्रैक्टर। और सांझ ने उसका सगा भाई छोटा, मतलब एक भाई तो बेच का आया 3 रुपये किलो, उसका छोटा भाई सगा जो नौकरी करा करता मोटरसाइकिल पे गोभी ले गया, उसको पूछ रहे क्या रुपये ले आया, 15 रुपये किलो। वही गोभी वो है उससे का भाई 15 रुपये किलो। मतलब आप अपने सारे के सारे जो संसाधन है उनका जो नाश करने लग रहे, अनाज का भी वही काम करने लग रहे। ये आप देख लो कौन से घर हैं जिनसे ब्रेड बिस्कुट और ये चीज खावे हैं, दाल खावे हैं, जो सा अनाज हमारा क्या रेट है कि वहां का कितना 1700-1800, मान लो 20 रुपए किलो है, 20 रुपए किलो की हमारा पता सरकार और कंपनी ले गए है। ब्रेड का पैकेट आधी किलो का पैकेट 65 रुपया का आवे है, यानी 130 रुपए किलो सड़ा के दे हमारी। मतलब कमाल की बात है, हमारा ही सामान लेके न मारती देने लग रही। मैं ये जो बड़े बड़े चतुर्भुज बना रखे रोड़ा के, या बड़े बड़े रोड बना रखे हैं, क्या खातर बना रखे बेरा है, जो कर अंग्रेजा ने आजादी से पहले रेलवे लाइन बिछाई थी, यही सड़क का जाल बिछाने लग रहे कि गांव की एक भी चीज नहीं छोड़नी है, सारा कच्चा माल जाओगा उनका कंपनियां का और उनका बन के ना होगा मार दो रहे कत्ती उसे हालत में ले जा देंगे जो कर आजादी से के टाइम को होया करते ना, कत्ती नंग मलंग होया करते, वो काम हमारा होना है आने वाले टाइम। हमारे सारा कच्चा माल खत्म, मार तो बना बनाया उठा होगा और उसके रुपये इतने महंगे मिलेंगे। और आपके शामी है ब्रेड तो 20 रुपये किलो हमारा क्यों लेवे हैं, उसने सड़ा के उसका ब्रेड बनावे हैं 135 रुपये की, 130 रुपये किलो उल्टा दे हमारी। यो एक काम बिस्कुट में होने लग रहा, यो एक काम हमारी सब्जियां में होने लग रहा, यो एक काम हमारे हर चीज में होने लग रहा। पढ़ाई में हमारा नाश होने लग रहा, मेडिकल में हमारा नाश होने लग रहा। आपने शहर तक क्यों देना पड़ा है? अपना रोडवेज अगर टाइम पे बस आती हो, टाइम पे जाती हो, कोई गरम साधन नहीं ले था, लेकिन धक्के दा गरम गाड़ी घर में गाड़ी, घर में ट्रैक्टर, घर में मोटरसाइकिल आप कत्ती खाली करती है। अगर बैठ के चर्चा करांगे, लंबी चर्चा करांगे, तो मुझे लगता है कि गांव को रास्ता भी समझ में आ जाओगा। और आप देखो जब तक इस पे चर्चा नहीं होगी, मान लो गांव का कुछ आदमी शुरू हो गया बातचीत करना, लेकिन उससे गांव नहीं बदलेगा। अगर गांव बदलना है तो एक भी आदमी ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन आप गांव की मीटिंग करा वो घर में हो, उसने जो कह दे भाई सुन ले पूरी बात, चाहे मानिए ना एक भी, लेकिन सुन तो ले। सुनन खातर तो किसी का कुछ नहीं लगता। सबता गांव आके बैठो, सोच पे काम करांगे, पहले उनकी सोच बदलांगे, पहले उन्हें बताऊंगे ये क्यों जरूरी है। गांव के सबसे गरीब आदमी के बालक के बारे में सोचना भी उसे आज हमारा ही काम है। जिनकी रोटी की लड़ाई खत्म होली, उनका काम है गरीब के बारे में भी सोचना, नहीं तो उसका बालक भी जिस दिन उल्टी राय चल लेगा तो हमारे बालक का नुकसान होगा। तो जिस दुगर पहले होया करता भाई, उनका जमीन नहीं थी लेकिन उनके डांगरा न्यार किया तो हमारा तो काट लिया करते हो भाई, आज इसके काट लिया, आज कल न उसके न्यू करके एक आदमी का बांटा बनी 15 दिन में आया करता किसी हो गए। तो यो जो काम है आप बैठ के अगर चर्चा करेंगे तो अपने पढ़ाई, बच्चा की लिखाई, उनका रोजगार, हमारा स्वास्थ्य, हमारी खेती,
हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी फैक्ट्री, हमारा और चीज जो चाहिए, इतनी गजब की चीज है गांव के पास कि अगर बैठ के काम करांगे तो आप अगले 5-7 साल के अंदर एक भी बालक में बेरोजगार ना रखा या सिस्टम तैयार कर सका। लेकिन ये तब होगा जब गामराम इकट्ठा होगा। 5 आदमी, 10 आदमी और 20 आदमियों का जो न्यू बैम है कि वह लागेंगे गांव में बदल देंगे, कभी नहीं बदलेंगे, कभी नहीं बदल सकते। पूरा हंगा ला के एक टाइम पे फिर उन्हें भी थक जाना है और फिर वो वही डायलॉग बोला कोई नहीं समझता। भाई समझाया कदापन है भाई, तुमसे आड़ा आगे और जिनने बात समझ में आ गई वह तो कम से कम साथ देवेंगे। तो जिनने बेरा ही नहीं किया बैठ के चौपाड़ में के बात करने लग रहे हैं, उनका क्यों कराओगी बात समझ में। तो इसलिए अपन पूरा गांव एक घर बैठा हो और गांव के स्कूल में कर लो या कितने भी आप एक मीटिंग कर लो पूरी जिसमें सारा गांव शामिल हो। आप युवाओं को साथ लेके घर घर जाकर लोगों बुला के देखो और फिर मुझे लगता है इसके ऊपर चर्चा करो तो यो एक बड़ा एक परिवर्तन आ सके है जो अपन गांव ना पड़े ना 50 का। और कोई रास्ता मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैं तो इसलिए बैठा इसलिए चल रहा हूं कि भाई क्या पता किसके समझ में आ जाए, क्या पता कौन चाल पड़े और वो एक एग्जाम्पल सेट कर दे। भाई जब मैं तो किसी काम में रहेगा तो करने लगूंगा तो मैं तो अपनी जिंदगी के 5-7-10 साल उसे काम में बिताने पड़ेंगे, वो पॉसिबल नहीं। तो मेरा काम है बीज बोंदा चालू विचारों के, मैं अपने बताता चालू भाई अपने गांव में आप लोग खुद 50 को हो, कोई और आदमी आपके गांव के लिए करने नहीं आएगा। और चाहे कोई ठेकेदार आता हो अब मैं करूंगा हरे गांव का भला तो मान लियो कभी नहीं कर सकता, क्योंकि आड़े का आदमी ही को पता है असली प्रॉब्लम की जड़ के है। मैंने के बरा किस भाई का कुकर दूध पा दे कुकर सुलझाना है मैंने के बरा के तरीका है। एक आधे गांव में तो जावा करूंगा जब फलानी चौपाड़ में है बोला जुड़ा को जा करते हम कोई बात नहीं भाई, हम 2 बार आ जाओगे मैं साल हो रहा है। लेकिन पहले न्यू बता लगे, लेकिन जब हम 2 बार गए ना उस गांव में, एक बार उस चौपाड़ में चले गए, अगले दिन दूसरे चौपाड़ में चले गए, 2 दिन बैठे 2 दिन मेरा लग गया। जब उनका न्यू समझ में आई ना अरे भाई ये तो रोड़ा हो गया भाई, नारे नारे तो नहीं रहना चाहिए था, फिर वो इकट्ठे होकर लाके गांव का काम कर इतना सा है। सो चर्चा किए बिना बात नहीं बनेगी, चर्चा भी करनी पड़ेगी, इस पर डिस्कशन भी करनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल से इस टीके का पूर्ण रूप से बहिष्कार डिक्लेयर करना पड़ेगा, अपने गांव को स्वायत्तता डिक्लेयर करनी पड़ेगी। भाई हमने नहीं चाहिए थारा कुछ। और ये जब होगा जब गामराम का बात समझ में आओगी कि सरकार के बिना आपा क्यों कर जिंदा रह सका, सरकार के बिना आपा जिंदा रह सका। सरकार मारित बन रही है, मारत हम सरकार से नहीं है। हाँ जी ठीक है, अब नहीं लाते गांव में पढ़ना बैन कर दो, गांव में पढ़ना बैन कर दो, कभी फायदे में रह जाओगे। इसका एक रास्ता है बड़ा बढ़िया, एक रेजोल्यूशन पास करो ग्राम सभा का, उस रेजोल्यूशन पे घर घर जाके दस्तखत करवा लो कि जिन इब्ती लगवा लिए हम बात और नहीं लगवाना चाहते, हमारे गांव में नहीं बढ़ जाएगा कोई भी यू करके और डीसी से ही ज्ञापन दिया हो जाके। और आने वाले टाइम में अगर किसी चीज की बदौलत हम लोगों को अलग किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, समाज के किसी भी तबके से हमको अलग रखा जाएगा और किसी सुविधा से रोका जाएगा तो ठीक नहीं रहेगा। या और लिख दियो उसमें, कदे नहीं सोच रहे हो तारा राज चलेगा, हमारा राज है पे हमने टैक्स दे रखा है, वोट भी हमने दे रखी है, तो हम बताएंगे कि तुमको क्या करना है। तुम्हारे लिए अस्पताल में के चाहिए हम बताओगे तुमने, हमारी चिकित्सा पद्धति खत्म कर दी, हमारा खान पान खत्म कर दिया, हमारी खेती खत्म कर दी, हमारा भाईचारा खत्म कर दिया, हमारा गांव उजाड़ दिया। और के लोगे भाई हम रह रहे हमने भी छोड़ दे, हमारी औलाद ना तो कम से कम अपनी औलाद खातर तो बचा लो, उनके लिए तो निकल लो। और जब नहीं निकले तो भाई आज बता के जान रहा हूं 2021 है, 2022 के दिसंबर तक कति बैंक भी डूबेंगे और सारा सिस्टम क्रैश होगा। जय अपन नहीं लड़े तो, जय अपन नहीं बोले तो। और जब बोल दिए तो फिर आपा बताओगे कि यहाँ क्या करेंगे, कितना होगा कितना नहीं। यो जो सेंट्रल विस्टा बनाने लग रहा है ना, यो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट जब तक नहीं रुकता, इन बिला के इन कानूना की आड़ में जितने और कानून बनाए 250 तो ऊपर कानून बना लिए लोकसभा राज्यसभा ने मिलकर ने अपन बेरा भी होनी चाहिए।
आगे जमीन नहीं बेच पाओगे अपनी मर्जी से, खरीद नहीं पाओगे अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाओगे। ऐसा काम करने लग रहे हैं। आपके ऊपर स्टेट सर्वेलेंस ऐसी चल रही है, ऐसे कैमरे लगेंगे चारों तरफ कि आप गांव में जितने बढ़ोगे तो दिख जाओगे वो आ गया वो रामगढ़। तो आपके ऊपर जो निगरानी का जो सिस्टम ये तैयार करने लग रहे हैं, उस पर लड़ना कति लड़ना ही पड़ेगा और कोई राह नहीं है। जा आजाद तो रहना हो और जब गुलाम रहना हो तो भाई फिर तो आप पहले से ही होना है और आगे भी हो जाओगे, फिर के फर्क पड़ रहा है। तो इतना गौर से और इतनी शांति से आपने इन मुद्दों पे बातचीत करी और सुनी, मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एक आप में से किसी ने कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लो भाई, कोई भी सवाल। ये सुअल वाले एंटी पूछ लो पहला तो लुवा लिए जिन्हें लुवा लिए, देखो उस टाइम पे तो आप लोग बैठे हैं जिन्हें लुवा लिए, देखो जिसने लगवा लिए वो प्रोपेगेंडा में फंस गए सरकार के। टीवी टेलीविजन का और अखबार का तो कति बहिष्कार करना पड़ेगा आपको अपने शहर में, अपने गांव में, क्योंकि जो पहले होया करता ना कि किसी का कोई मौत हो जाया करती गांव में, 7 दिन खातर टेलीविजन रेडियो बंद करा करते। यूं काम कर दो, एक तो कति बंद कर दो टेलीविजन में, यो रास्ता बनेगा। आखिर में जाके अपन एड़े जाना पड़ेगा। और कोई बातचीत? हाँ जी, मेरा नाम जसविंदर है जी। मैं थोड़ी आपकी बात में और बताना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें और इसमें सरकार ने गलत करी है। एक तो भूमि अधिग्रहण बिल आया हरियाणा, भूमि अधिग्रहण बिल, हाँ बहुत खतरनाक है। हाँ। और एक आपने बात करी थी भाई दुकानदारों को खत्म करना चाहते हैं। हाँ। ये वास्तव में खत्म करना चाहते हैं। आपको बताया उसमें थोड़ा और जोड़ना चाहूँ। मैं आपने बताया था आप जितना काबिल तो है नहीं, मैं पकड़ लो। तो उसमें क्या है, मैंने बड़े ध्यान से देखा, अपने जेपी दलाल बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री, तो वो कैसे बता रहे हैं गांव को। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी बच्चों के लिए एक रोजगार का साधन ला रहे हैं जिससे गांव के बच्चों को रोजगार मिले। और उसमें हमें क्या चाहिए, उसमें चाहिए भाई एक +2 12 पढ़े हुआ बच्चा और उसके पास 15 बाई 10 की जमीन हो जो उसके नाम हो, तो उसे हमें लोन देंगे 3 लाख मुद्रा लोन। और उसके बाद वो जब दुकान बन जाएगी तो उसको 1000 आइटम दिए जाएंगे। आप सोचियो, पहली बात तो देखो कितनी अच्छी लगती है भाई, एक रोजगार देने खातर भाई एक बच्चा चुना है, लेकिन उसकी एवज में देखो वो खेल क्या खेल रहे हैं। जो ये अपने छोटे छोटे दुकानदार हैं गांव में, हरे गांव में 15-20 तो होते हैं जी, तो उनके पास 1000 आइटम लाने की हिम्मत नहीं है। ज़्यादा कोई 50 आइटम लिया होगा, 100 आइटम लिया होगा, लेकिन जब एक दुकान पर 1000 आइटम मिलेंगे, हो सकता है जैसे कृषि बिल के बारे में अपने देवेंद्र जी और भाई बता रहे हैं कि शुरू में वो हमें जो सामान है वो सस्ते रेटों में दे, क्योंकि उन्होंने वो दुकानदार खत्म करने हैं। और फिर जब वो दुकानदार खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो कंपटीशन नहीं कर सकते उनके साथ, क्योंकि उसके पास तो 50 आइटम है, उसके पास 1000 है, आदमी यही सोचेगा भाई तू उसके पास क्यों जा, 1000 वाले के पास जा और आपको सस्ता नहीं दे रहा। लेकिन 1 साल के अंदर जो वे दुकानें बंद हो जाएंगी तो वो अपना खेल खेलेंगे, जो चीजें वो अपनी मर्जी से बेचेंगे। भले जो चीज आपको पहले दुकान खत्म करने के लिए और रोजगार और भाइयों की दुकान खत्म करने के लिए 20 रुपए की चीज शायद 18 रुपए में दे दे, लेकिन जब उनके हाथ में आएगी वही 18 की चीज वो 88 रुपए में बेचेंगे। शुरू में तो मैं कितनी भी दे देंगे। तो ये खेल भी आपने समझना पड़ेगा। और रही बात कृषि बिल के बारे में, तकरीबन सभी जानते हैं, लेकिन आज भी थोड़ी सी खाई है जी देवेंद्र जी। खाई किस चीज में है? 1955 का एक्ट है जो आप बता रहे हो, बार बार हम सुनते हैं, जमाखोरी। उसमें क्या है, वो हमसे पहले क्या था, एक भंडारण की सीमा थी भाई, आप इतनी चीजें। उस पर तो एक पूरी वीडियो बन रही है 1.25 घंटे की। मान लो आप में से किसी को भी चाहिए ना, आपके पास आई है वह। मैं आप मेरा बारे में बताना चाहूँ जी। थोड़े पिछले जो 10-11 महीने हैं, जो पहला नाका तोड़ा था इस आंदोलन में जी, तो मैं उसमें सक्रिय रूप से था गांव की तरफ से। और जो ये 10 साढ़े 10 महीने निकले हैं, तो उसमें मैं
रहा हूँ और ये जो 3 काले कान भाई हैं, मैं या और इनके बारे में दर्द तो नहीं। 70-80% में उनके बारे में जानता हूँ जी, आप जितना समझा तो नहीं सकता, लेकिन उनके उसमें पॉइंट वाइज है कभी एक लाइन कि यह लाइन लिख रही है, इस लाइन का मतलब यो है। आप उसके बारे में एक थोड़ा वो दिया, छोटी वीडियो बनाओ, उसका कारण पता क्या, आजकल लोग घंटा 100 घंटा की लगातार सुनने में थोड़ी ही मैं बताऊं आपने, आपका क्या नाम है? जसविंदर दूर जसविंदर जी, सिंपल सी बात है कि आपा किसी का एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे, आपा किसी की व्यूज नहीं बढ़ा रहे अपने, आपा ने व्यूज के लिए काम नहीं करना। जो आदमी बात को समझना चाह रहा है वो 1.25 घंटे की वीडियो भी देख रहा है, जिसने क्लिक कर ली थी गलती था वो चला जाओ, उसका अपन मतलब भी नहीं है। अपन जब गांव सुधारने की बात करांगे तो गांव सुधार कोई 2 दिन में थोड़ी हो जाओगा, कोई एक मीटिंग तई आगे बैठ गई इसमें थोड़ी हो जाएगा, आगे भाषण दे दिया चाल पड़े, ये तो फिर बढ़क बैठेगी, फिर समस्या होगी, फिर डिस्कशन कराएंगे, फिर समाधान होगा, ये तो लंबी प्रोसेस का हिस्सा है। तो मुझे ये लगता है बीच में बगान अड़े भी होंगे, है ना, तो ये लंबा हिस्सा है, ये इतना छोटी चीज नहीं है कि आप छोटी छोटी बात बताएं उनको। भाई अगर पूरी बात बतानी है तो 3-3 मिनट की फिर अपन 40 वीडियो बनानी पड़ेंगी, तो 120 मिनट बने हैं, है ना। और जय मान लो अब छोटी बात की बजाय अगर पूरी बात समझानी है तो वह एक चीज दूसरी चीज से जुड़ती चली जावा है, बस लंबी वीडियो का यो है। बाकी जिसने समझ में आवा है, जिसका बेरा लगा है, जिसका दर्द हो, वो आदमी देखा है, टोवा है कि इसका समाधान कितना होगा, यो कित है, यो हार्प क्या है, ये न्यू रिवर टेक्नोलॉजी क्या है ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं, जॉन डीरे कार बिल गेट्स का क्या संबंध है, रॉकफेलर कार, इन पूरे बिला का क्या संबंध है, वो पूरा समझ में आवा है फिर उसका, और लोग जागन लाग रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है, अगर ये नहीं बनाई होती तो मेरे ख्याल से आप लोगों के बीच में मैं नहीं होता आज। तो ऐसे ही लोग और जागन महाराष्ट्र जान लाग रहे हैं, फिर छत्तीसगढ़ जान लाग रहे हैं, तो वह लोग कह रहे हैं किसी ने बेरा को नहीं हो रहा है, किसान बिलों के बारे में उन्हें क्या है भी नहीं बेरा छत्तीसगढ़ डाला है, फिर तो कोई बताने नहीं आता। मैं चलो फिर हम आओगे भाई बताऊंगे, तो ये तो अपने लड़ाई तो लंबी है। एक और कष्टप्रद स्थिति है जी, जो किसान आंदोलन को लेकर के मतलब सिर्फ बहुत जो अदर कास्ट हैं वो ये कह रही है कि मतलब ये तो सिर्फ जाटों के लिए है, ये इनके बीच में डाला गया है, ये सबसे बड़ी विडंबना है। हाँ, सरकार का प्रोपेगेंडा है। जो गरीब है, जो बच्चे जो गरीब है, जो राशन कार्ड जिनका मिला है, तो कोटे का जिनका अनाज मिला है, अगर ये कानून लागू होगा जो कोटा खत्म, सारा नाश होगा, कभी खड़ा हो तो कौन से गरीब आदमी हो तो कभी मरेगा, किसान बर्बाद हो गया तो दुकानदार कड़े तो बच लेंगे शहर वाले। मैं भी नहीं 1955 एक्ट में वो सारी चीजें आ वो सारी चीजें हैं ही है जो सेंट्रल कमोडिटी एक्ट है जो, तो इसलिए सेंट्रल कमोडिटी के साथ साथ ये टेक्निकली तो गाँव वाले का बेरंग समझ में आओगी नहीं आओगी, लेकिन वो बात जरूर समझ में आवेगी। वैसे जमाखोरी जब मतलब लीगलाइज हो जाएगी फिर तो हर आदमी फिर बड़े बड़े लालाओं की बापोती हो जाएगी, राशन खाना पीना वो सब कुछ। तो इसके ऊपर तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया एक दिन और फिर चर्चा करो और फिर डॉक्टर देवेंद्र बराला जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। इतने सरल शब्दों में बिल्कुल देसी भाषा में हमको हर तरह की बात समझाने की इन्होंने प्रयास किया, तो इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं और सच्चे समाज सेवक हैं। तो बार बार मैं आदरणीय डॉक्टर साहब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।